हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? आज मैं जब घर से निकला, मैं सच बोल रहा हूँ, तो मैंने देखा कि दो लोग आपस में झगड़े कर रहे थे। एक की गाड़ी दूसरे की गाड़ी से थोड़ी टच हो गई थी और वो आपस में मारपीट कर रहे थे। फिर मैं थोड़ी देर रुक गया देखने के लिए, छुड़ाने के लिए नहीं, क्योंकि वो लोग पागल लोग होते हैं जो ऐसे झगड़े करते हैं। उनसे क्या बात करना, वो कहीं मुझसे ही झगड़ा ना करना शुरू कर दे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले गाली पे बात उठी, फिर गाली से तमाचे पे गया, फिर डंडा उठा, फिर सर किसी का फूटा, फिर पुलिस आई, दोनों को लेके चली गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। एक्चुअली ऐसे लोग जो गाड़ी, बाइक या साइकिल या राह चलते एक दूसरे से टकराने पे झगड़ा करते हैं, उनसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। आप जरा सोचो खुद कि जब एक आदमी की गाड़ी दूसरे से गाड़ी टकराई, क्या वो जानबूझ के उसको ने टकराई? क्या जानबूझ के गाड़ी मारा? नहीं मारा। तो फिर झगड़ा क्यों करे? बात समझ आ रही है? इंश्योरेंस कम का जमाना है। इंश्योरेंस आपको मिलता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो जो भी ठीक कराओ कंपनी ठीक करती है। आप चुपचाप हाथ जोड़ो और वहां से चले जाओ। क्या उसमें झगड़ा करना? और एक पार्टी अगर बिना दिमाग का है भी और आके आपसे झगड़ा करता है, तो फिर वहां पे हाथ जोड़ के बोलो कि ठीक है, माफ कर दो, जो खर्चे लगेंगे बताना, मैं कर दूंगा, झगड़ा मत करो, इतना काम करो, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ना, वो शेर है तो हम सवा शेर है। ये हमारे देश में चलता है। तो मैंने सोचा कि वो बेवकूफ है, लेकिन मेरे बच्चे बेवकूफ नहीं होंगे। यानी कि आपके लिए बोलता हूं कि कभी, एक तो किसी से झगड़ा करना नहीं, अच्छे बच्चे कभी झगड़ा नहीं करते। और अगर किसी ने सामने से झगड़ा किया तो आप ज्यादा रिएक्ट मत करो। बोलो ठीक है, माफ कर दो। माफी मांगने से कोई मतलब छोटा नहीं हो जाता, बुद्धिमान होता है। तो वहां पे माफी मांगो और वहां से निकलो। उससे झगड़ा करके सर थोड़े फोड़ना है, अपना या उसका, तो फिर काम खत्म। खैर, मतलब थी एक कहानी मुझे मिल गई थी पिछली क्लास में, मतलब पिछले दिन मेरे पास वो एक क्या था वो मैं भूल गया। वो बाबा मिले थे आज, वो दिख गया। तो जो कुछ दिखता है मेरे बच्चे, कुछ सीखता हूँ और वो आपसे शेयर करने का मन करता है, क्योंकि कोई है तो नहीं मेरे पास, किससे बातें करूं जरा बताओ। इस बंद कमरे में एक भी आपको मैं कैसे अपना स्टूडियो दिखाऊं? एक कहीं से, मतलब समझ लो मेरी बात, एक एक चींटी भी यहाँ पे नहीं घूमती है। मैं किसी से बात नहीं कर सकता। ये कैमरा जो यहाँ पे सामने खड़ा है, बस टुकुर टुकुर मुझे देखते रहता है, मैं इसको देखते रहता हूँ और काम खत्म हो जाता है। खैर चलो, आज हम लोग अपने कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक की अगली क्लास को मैं बढ़ा रहा हूँ। मेरे बच्चे, आज हम लोग क्या करेंगे? पिछली क्लास में सब्सिडरी बुक में हम लोगों ने जीएसटी के एप्लीकेशन को स्टडी किया था, और मैंने आपको पिछली क्लास में यह भी बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, वो टोटल प्राइस आपको बता देगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो जीएसटी के अमाउंट को कैसे हटाया जाएगा, ग्रॉस अमाउंट कैसे पता किया जाएगा, टोटल अमाउंट कैसे पता किया जाएगा, नेट सेल वैल्यू कैसे पता किया जाएगा, ये सारे टॉपिक्स का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग सब्सिडरी बुक से जुड़ा हुआ जो कैश बुक है मेरे बच्चे, उस कैश बुक को लेकर हम स्टडी करना शुरू करेंगे। कुछ वहां भी, सर कैश बुक तो पहले हो चुका था। हाँ, पहले हमने किया था, लेकिन जीएसटी की कोई एंट्री वहां पे पास नहीं की थी। जीएसटी को और अच्छी तरीके से समझने के लिए, कैश बुक को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मेरे बच्चे, मैंने कुछ खास क्वेश्चन आपके लिए अपनी बुक में बनाया है। हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कराएंगे इसी प्रोसेस में। बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 24। और हाँ, पिछली क्लास में वो लास्ट में जो 5-6 मिनट जो मैंने डिस्कशन किया था कि टोटल में से कैसे जीएसटी अलग किया जा सकता है, उनका भी एप्लीकेशन हो सकता है कि आज हमें देखने को मिल जाए। तो आइए इसी प्रोसेस में आज आपका 24th क्वेश्चन, जहां पे हम लोग कैश बुक जो एक सब्सिडरी बुक भी है और एक आपका लेजर अकाउंट भी है, तो हम उसका भी आज डिस्कशन करते हैं। पढ़ो ना 24th क्या बताता है। कहता है कि प्रिपेयर कैश बुक विथ बैंक कॉलम। मतलब हमें सिर्फ एक कॉलम बनाना है जो कि बैंक का होगा, और भारतीय लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, वो कहता है आपका 1 अप्रैल को कैश इन हैंड है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। देख रहे हो, बैंक ब्रैकेट में ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ मेरे बच्चे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3 अप्रैल को। डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब होता है कि बिजनेस का कैश हमने बिजनेस के बैंक में जमा कर दिया। दिस इज ए कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पे कैश बैंक निकल के आएगा। फिर कहता है 4 अप्रैल को गुड्स परचेज फॉर 34,000
प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। ठीक है, हमने गुड्स 34,000 का परचेज किया है और कहता है कि आपका प्लस 34,000 मतलब गुड्स की कॉस्ट है, प्लस CGST SGST 6% आपका है, एंड इशूड अ चेक फॉर द सेम। और हमने क्या किया, चेक से उसी दिन पेमेंट कर दिया, है ना। जब हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक में एंट्री जाता है। जब हम चेक रिसीव करते हैं मेरे बच्चे तो चेक इन ट्रांजिट की एंट्री आती है। जब उस चेक को हम बैंक में जमा कर देते हैं तब हम बैंक को बढ़ाते हैं। ये मॉडर्न अकाउंटिंग आया, मतलब ऐसा अकाउंटिंग। पहले हमारे जमाने में चेक इन ट्रांजिट का नाम नहीं हुआ करता था, लेकिन अकाउंट्स एडवांस होते जा रहा है, कॉन्सेप्ट एडवांस होते जा रहे हैं, तो चेक इन ट्रांजिट का भी नाम हम लोग यूज करना ऐसे पहले भी सीख चुके हैं, यहां भी देखेंगे। फिर कहता है 7 को कैश परचेज आपका हुआ है प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच, कहता है 16,000 का। ठीक है, तो 7 अप्रैल को आपका यहाँ पे निकल के आया, जो कि आपका परचेज की बात करता है। ठीक है, जरा इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। कैश परचेज आपका प्लस CGST SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच, इसका मतलब होता है कैश परचेज तो 16,000 का है, प्लस उसके साथ साथ हमें CGST और SGST भी पे करना पड़ा है। अगर हम पे करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनपुट, और जब हम रिसीव करते हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट। ये बात आप जानते हैं। आगे बढ़ना। पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग CGST एंड SGST, ये कहता है आपका 6%। ध्यान से ये दोनों लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। अब 7 तारीख में कैश परचेज आपका 16,000 का है, प्लस CGST SGST 6% के हिसाब से। यहां कहता है पेड कमीशन बाय चेक। पेड कमीशन बाय चेक, हमने चेक से पेमेंट किया है। कितने का पेमेंट किया है जी? 13,440 का, जिसमें इंक्लूडिंग मिला हुआ है CGST SGST 6% ईच। लैंग्वेज है, थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, शब्दों की गहराइयों को समझना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन पे मास्टरी हो पाएगा। और विड्रू बैंक फॉर प्राइवेट यूज, मेरे बच्चे बैंक से पैसा निकाल के घर आप लेके चले गए। फिर कहता है रिसीव फ्रॉम वेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 6,000 हमने वेट से फुल सेटलमेंट में रिसीव किया है। हाफ ऑफ द अमाउंट कहता है कि उसी दिन बैंक में हमने जमा कर दिया, तो एंट्री हम इसका देख लेंगे। इंटरेस्ट कलेक्ट किया बैंक से आपने 14,000 का, ऐसे इस पे भी GST होता है, बट यहाँ पे GST के बारे में नहीं बोल रहा तो फिर नहीं है। कैश सेल्स इंक्लूडिंग CGST, लैंग्वेज पे ध्यान देना। कैश सेल्स इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। मेरे बच्चे ये कैश सेल्स का जो अमाउंट बाहर बता रहा है 47,040, इसमें CGST और SGST आपका मिला हुआ है। एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, ये 20 तारीख की एंट्री और एक पढ़ता हूँ मैं 7 तारीख की एंट्री। जरा दोबारा आओ ना, शब्दों को समझाना चाहता हूँ बस। 7 तारीख की एंट्री में कैश परचेज प्लस बोला है, मतलब ये जो अमाउंट है ना बाहर में वो कैश परचेज का है, इसके साथ साथ आप CGST और SGST भी चार्ज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो 16,000 इज द अमाउंट ऑफ कैश परचेज, प्लस इसके साथ साथ ये भी पे करना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे जो आपका 20 को बता रहा है कैश सेल्स इंक्लूडिंग CGST, मतलब ये जो कैश सेल्स का अमाउंट यहाँ पे कोड किया हुआ है उसमें CGST एंड SGST भी आपका मिला हुआ है 6% ईच। क्लियर है यहां तक सर? हाँ। फिर कहता है सैलरी पेड, फिर कहता है गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी कलकत्ता प्लस IGST 12% के हिसाब से। गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी कलकत्ता प्लस IGST कहता है 12% के हिसाब से। रिसीव चेक फ्रॉम सोना एंड कंपनी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 800 एंड डिपोजिटेड द चेक रिसीव फ्रॉम सोना एंड कंपनी इनटू द बैंक। जो हमने सोना एंड कंपनी से चेक रिसीव किया था उसको हमने बैंक में जमा किया। ठीक है, मैं इसकी एंट्री कराता हूँ। देयर इज वन कॉलम दैट इज बैंक, तो विल स्टार्ट एंट्री मेकिंग आपका बैंक। एक मिनट, ये क्या था? प्रिपेयर कैश बुक विथ बैंक कॉलम। ओ माफ कीजिए, विथ बैंक कॉलम मतलब कैश कॉलम तो होगा ही होगा। कैश बुक में कैश कॉलम तो होता ही होता है। वो कहता है उसके साथ साथ बैंक कॉलम भी बना दो, मतलब विल मेक कैश एंड बैंक। डिस्काउंट कॉलम हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। तो ठीक है, अगर वो डिस्काउंट कॉलम कहता है तो मैं वो भी बना लेता। आप बताओ बना दो इसमें? नहीं सर, दूसरे क्वेश्चन में करा देना। यहाँ तो कैश और बैंक की बस आप एंट्री दिखाओ। तो मेरे बच्चे आओ ना, 24 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं कैश बुक। मैं इधर बना लू, लिखिए मेरे साथ, कैश बुक बनाया जा रहा है। और ये डेट क्या है जी? डेटेड आपका
तो कैश बुक जो हम लोग बना रहे हैं ये आपका डेट अप्रैल का आपका बता रहा है। ये सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है। Get all classes of class 11 and 12 on this channel. These classes are absolutely free and covers your full syllabus. And इन classes के बीच में जो questions कराए गए हैं वो करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप खरीद सकते हैं हमारी क्लास 11 एंड 12 की बुक्स। इस बुक में कवर होंगे आपके फुल सिलेबस के क्वेश्चंस जो कि इस वीडियो लेक्चर्स में कराए गए हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, एमटीपीज एंड आरटीपीज के क्वेश्चंस, प्लस और भी जो अदर बुक्स होती हैं उनके रिविजनरी क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। सो इन शॉर्ट, अगर आप ये बुक रेफर करते हैं तो आपको और कहीं से भी रिवीजन करने की नीड नहीं है। So start studying today and contact us on the numbers given below to avail your books. ठीक है ना, अप्रैल का। तो मैं काम करूं क्या, इसको लिख दो मेरे साथ, डबल कॉलम कैश बुक। ये लीजिए, इसको हमने एंड तक लिया। 2 कॉलम हमें यहाँ पे बनाने हैं, तो 2 अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे, एक कैश का एक बैंक का, फिर एक बड़ा सा कॉलम, और फिर आपका एक यहाँ पे डेट हो जाएगा। दिस इज डेट कॉलम। ये हमारे पर्टिकुलर्स आपका हो गया, है ना, पर्टिकुलर्स आपका हो गया, पर्टिकुलर्स। फिर एक कॉलम छोटा सा आप चाहो तो यहाँ पे, अब जब प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो इसको भी हम कर लें लेजर फोलियो का, मतलब जिस लेजर में जाके इसका एंट्री होगा। अभी आपके लिए कोई काम का नहीं है। ये हमारा कैश कॉलम हो गया और ये हमारा बैंक कॉलम हो गया, ठीक है ना। सेम बातें हम यहाँ भी रिकॉर्ड करेंगे, सेम बातें हमें यहाँ भी रिकॉर्ड करनी है। तो नाउ डू वन थिंग, ये हमारा कैश एंड दूसरा आपका बैंक कॉलम हो गया। दिस इज आवर कैश कॉलम और ये हमारा बैंक कॉलम। इसके बाद आपका यहाँ पे लेजर फोलियो, ये हमारा यहाँ पे लेजर फोलियो आपका हो गया। और फिर हमने क्या किया जी, यहाँ पे 2 कॉलम रेडी किया, एक आपका यहाँ पे डेट और एक हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर्स का। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, थोड़ा सा भी नहीं, लेकिन ये जगह ज्यादा नहीं हो गया क्या आपके लिए? ये बहुत ज्यादा। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं ताकि जगह जो हमारे पास है वो अच्छा लगे देखने में, और कोई खास रीजन नहीं है। अभी भी बड़ा है तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर ही देता हूँ ताकि अच्छा लगे आपको। मैंने कई बार कहा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है, और कला तभी दिखती है जब सब कुछ ठीक से प्रेजेंट करो, हैंडराइटिंग को छोड़कर। पर बच्चे, मैं जानता हूं मेरी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, तो आप हैंडराइटिंग को लेकर मेरी कलाकारी को जज नहीं करना, अकाउंटेंसी को लेकर जज करो। आप हो, चाहे वो बीकॉम का बच्चा हो, चाहे सीए में सीएस कोई भी बच्चा हो, सब कलाकारी मेरी जज करेंगे। अकाउंटेंसी में चेक कीजिए मेरे साथ क्या बता रहा है। 24 में कहता है कि 1 अप्रैल को 2 बैलेंस बीडी, ये हमारा पिछले साल से आया हुआ बैलेंस है, 2 बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस कहता है 2,20,000 का, 220 का। ध्यान से मेरे बच्चे, जो कैशियर बैंक है यानी कि ओवरड्राफ्ट बता रहा आपका निगेटिव बैलेंस है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 1 अप्रैल को यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी। एसेट्स के हमेशा आपके डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी जो है मेरे बच्चे उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आपका होता है। तो दिस इज 60,000 का अमाउंट जो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। नाउ 3 अप्रैल को, अप्रैल 3, ध्यान देना, अप्रैल 3 को कहता है कि आपने डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब हमने कैश को बैंक में जमा किया। मेरे बच्चे, ये एसेट्स है, एसेट्स जब भी बढ़ेगा तो डेबिट साइड आएगा, और जब भी कम होगा तो क्रेडिट साइड आएगा, मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब कैश को हमने बैंक में जमा किया तो बैंक बढ़ गया, है ना। तो बैंक में हम क्या बोलेंगे जी, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और यहां ब्रैकेट में सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, कितना जमा किया, 80,000। तो बैंक को हम लोगों ने क्या किया, 80,000 से बढ़ा दिया, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा कैश कम हो गया। तो आज यानी कि अप्रैल 3 को हम लोग यहाँ पे कैश में क्या बोलेंगे, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट आपका कितना जी, 80,000। मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा है, ये थोड़ा मैं ठीक से समझा दूं। ऐसे आप जानते हैं, देखो जब कैश को बैंक में हम जमा करेंगे
तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा और कैश हमारा कम हो जाएगा। बैंक एसेट से बढ़ना डेबिट होगा, कैश एसेट से घटना क्रेडिट होगा। तो मेरे बच्चे ये जो एंट्री किया बैंक में, जब हम बैंक में एंट्री करेंगे, बैंक डेबिट में है तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड पोस्टिंग चला जाएगा। दिस इज डेबिट साइड आपका। और नाम क्या आएगा जी? नीचे वाले का। हमेशा याद रखना, जिसका अकाउंट बनता है, जिसका अकाउंट बनता है, जैसे ये बैंक अकाउंट है, अमाउंट हमेशा इसके आगे का होगा, क्योंकि इस अकाउंट में कितना इंक्रीज किया कितना डिक्रीज किया वही पोस्टिंग यहाँ पे आती है। तो अमाउंट हमेशा इसके आगे का होगा, लेकिन नाम हमेशा हम इसके अपोजिट वाले का लिखते हैं। तो बैंक में क्या बोल दिया? टू कैश। इसका मतलब कि बैंक में पैसे आए हैं कैश के रूप में, और कैश में जो कि कैश क्रेडिट में है, तो कैश कॉलम में पोस्टिंग क्रेडिट साइड चला जाएगा। जो अकाउंट बनाओगे उसके आगे का अमाउंट होगा। देखो अमाउंट आपका ये, यानी कि 80,000 कैश चला गया। नाम हमेशा लिखते हैं अपोजिट वाले का, तो बाई बैंक। और हाँ, दुनिया को बताने के लिए लिख देना ब्रैकेट में सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री आपका, ठीक है ना सर? हाँ, आगे बताओ। तो मेरे बच्चे ये तो एंट्री हो गया। फिर 4 तारीख को आपने गुड्स परचेज किया है। मैं एक काम करूं क्या, मैं साथ साथ एंट्री भी आपको समझाते चलूं क्या? अच्छा लगेगा, थोड़ी जनरल एंट्री की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, लेकिन मान लो एंट्री भी हमें सीखना हो तो क्या जाता आपका यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स में ऐसे ही आपको बता देता हूँ, है ना। दूसरा यहाँ पे मैं आपको एंट्री कौन सा बता रहा हूँ? 4 अप्रैल का। 4 अप्रैल में कहता है कि आपने गुड्स परचेज किया है 34,000 का, CGST और SGST ये। तो मेरे बच्चे परचेज, ओहो ये तो कहीं फंस रहा है। ठीक है, एक मिनट, अब ठीक है, अब ठीक है। हमने गुड्स परचेज किया 34,000 का, तो मेरे बच्चे परचेजेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। गुड्स जो है हमारे एक्सपेंसेज होते हैं, ये मानते हुए कि हम उसको यूज कर लेंगे, और वो 34,000 की एंट्री हमने दिखा दिया। हाँ, हमने जब गुड्स परचेज किया तो GST भी तो पे किया, तो प्लस CGST, इसको हम क्या बोलेंगे जी? इनपुट। इनपुट CGST। सर इनपुट क्यों बोलते हैं? मत पूछो ये मुझसे सवाल। अब ये बात मैंने कई बार आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी दिक्कत है मेरे बच्चे, तो बेस्ट होगा कि एक बार GST वाली एंट्री दोबारा देख लो। तो इनपुट CGST और इनपुट आपका SGST। देखो ना, वो कहता है कि गुड्स जो 34,000 के हैं, प्लस इसके साथ साथ गुड्स कहता है कि 34 का है। तो 34,000 में हम लोगों ने यहाँ पे 6% का 2040, ये 2040 का CGST, 2040 का SGST, और ये पेमेंट हमने कैसे किया जी? चेक के थ्रू, यानी कि टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। जरा बताओ टोटल पेमेंट कितना हो गया? तो आपका ये 38,080 का अमाउंट आपका निकल के आ गया। 38,080 हमने पे किया है। तो परचेज आपका GST टू बैंक अकाउंट। मेरी बात सुनो, बैंक आपका क्रेडिट में है, तो मेरे बच्चे पोस्टिंग कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। बैंक क्रेडिट में, मतलब एंट्री में बैंक क्रेडिट में, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में जाएगा। नाम आएगा तीनों का। तो मैं क्या करूंगा? 4 अप्रैल को जो एंट्री दिखाऊंगा, बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट। और क्या है जी? बाय आपका इनपुट, इनपुट CGST अकाउंट, और फिर आपका बाय इनपुट, इनपुट SGST अकाउंट आपका। मुझे बताओ बैंक से कितना पेमेंट गया परचेज के नाम पे? 34,000 बैंक से गया, इसलिए बैंक कॉलम में। GST कितना? 2040 ये, एंड 2040 ये आपका। सर रुको रुको सर, आपने तो कहा था कि जिसका अकाउंट बनाते हैं हम उसके आगे का अमाउंट लिखते हैं, लेकिन सर आपने तो इनके आगे का अमाउंट लिखा ना। मेरे बच्चे ना, आप ऐसे सवाल मत करो। हमने अमाउंट यही लिखा है, आपको विश्वास नहीं है
तो इस तीनों को ऐड करके देख लो, इस तीनों को जब ऐड करोगे तो यही अमाउंट बनेगा। बैंक अकाउंट में जब हमने चेक इशू किया इतने का, तो बैंक में इतने की ही एंट्री होगी। हाँ, हमने रीजन बताया कि जो 38,080 का जो हमने चेक इशू किया है उसमें किस किस चीज का हमने चेक इशू किया है, वही बताया तीनों नाम के थ्रू आपका। तो दैट्स वेरी सिंपल। कोई पूछे कि अमाउंट हम किसके आगे का लिखते हैं, आप बोलना भैया जिसका अकाउंट बनाते हैं हम उसी के आगे का अमाउंट लिखते हैं। लेकिन नाम किसका लिखते हैं, तो बोलना अपोजिट वाले का, रीजन बताने के लिए कि वो कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है। बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर, ठीक है। फिर आओ ना, ये आपका 7 अप्रैल की बात कीजिए, शब्दों पे आएंगे आप, अच्छी तरीके से आपको समझना है। कैश परचेज प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी ईच आपका 16,000 का। तो बच्चे कैश परचेज जो आपने किया है वो कहता है कि 16,000 का है। लैंग्वेज पढ़ना, कैश परचेज प्लस सीजीएसटी मतलब कैश परचेज का अमाउंट मैं बता रहा हूँ 16,000 और इसके साथ साथ सीजीएसटी एसजीएसटी भी है 6% ईच आपका। तो मैं इस बार एंट्री नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली पोस्टिंग करूंगा। ये आपका 7th वाली एंट्री है अप्रैल 7 की, अप्रैल 7 की। हाँ, इसमें कैश में एंट्री जाएगा बच्चे। तो आपने बाय परचेजेज अकाउंट, बाय परचेजेज अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका। बताओ जरा परचेज कितने का है आपका। गुड्स परचेज फॉर कहता है कि 34,000, यानी कि बैंक से जो कैश में जो पेमेंट हुआ है वो 34,000 का अमाउंट, सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ, कैश परचेज मेरे बच्चे 16,000 का अमाउंट है। तो ये एंट्री आपका कैश गया 16,000 और इस पे जीएसटी कहता है कि आपका 6% है। तो 16,000 का 6% कितना, 16,000 का अगर मैं 6% निकालता हूँ 960, तो ये आपका 960 आ गया और ये आपका 960 आ गया। ये हमारा काम पूरा हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेड कमीशन बाय चेक, हम लोगों ने कमीशन पे किया चेक से आपका 8 अप्रैल को, अप्रैल आपका 8। तो अप्रैल 8 को वी हैव पेड कमीशन बाय चेक, विल राइट बाय कमीशन, बाय कमीशन आपका, बाय कमीशन अकाउंट। और इसमें जो हमने कमीशन पे किया बाय चेक उसमें क्या क्या है जी, इंक्लूडिंग इसमें मिला हुआ अमाउंट में सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो बाय इनपुट, बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका, ठीक है ना। तो चलो बताओ कितना अमाउंट निकल के आ रहा है। हाँ, यहाँ पे अब समझना होगा मेरे बच्चे, मैं 8 अप्रैल की आपको यहाँ पे एंट्री समझा रहा हूँ, 8 अप्रैल वाली, 8 अप्रैल वाले का जो है 8 अप्रैल का, और मैं एंट्री क्या मैं वर्किंग समझा रहा हूँ एक्चुअली मेरे। तो जरा देखते हैं कि एक्चुअल कमीशन कितना है जो हम लोगों ने अमाउंट पे किया है। पर बच्चे वो अमाउंट आपको जो बता रहा है वो इंक्लूडिंग जीएसटी बता रहा है। कहता है कि पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग सीजीएसटी मिला हुआ है। ये 13,440 का जो अमाउंट है, 13,440 का अमाउंट, इसमें कहता है कि जीएसटी मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है, तो 6% ईच, तो 6 and 6 12% आपका हो गया। मतलब ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये 112 के बराबर है। तो 100 यानी कि कमीशन कितना। आज ये ना बोलना कि सर ये कैसे निकाल रहे हो, हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था मेरे बच्चे, आप याद करो। 12,000 का अमाउंट आपका। अगर कोई बोलता है चला बताओ इसमें आपका इनपुट सीजीएसटी कितना है, तो हमने कहा कि ये जो 13,440 का अमाउंट है ये 112 के बराबर है और इनपुट सीजीएसटी का रेट आपका 6% है। तो कितना आपका हो गया, ये निकल के आ गया आपका यहाँ पे 720 का अमाउंट। और उसी तरीके से मेरे बच्चे इनपुट एसजीएसटी जो है, एसजीएसटी वो भी सेम तरीके से निकल के आएगा 720 का। या तो ऐसे निकाल लो या फिर इसका 6% निकालो, इसका 6%, आपका आंसर सेम निकल के आएगा। बताया था मैंने पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर आपके साथ शब्दों का गेम खेल सकता है, वो प्रत्यक्ष में आपको दिखा रहा हूं, बस उसको आपको एंट्री में कन्वर्ट करना है मेरे बच्चे। तो आओ ना, मैं यहाँ पे कमीशन कितना है जी, कमीशन पे किया। अच्छा, कमीशन कैसे पे किया, कैश में कि चेक में? सर चेक पेमेंट किया हमने, तो यहाँ एंट्री लेकर आइए। 12,000 का हमने कमीशन पे किया है और ये इनपुट जो आपका सीजीएसटी है 720 का अमाउंट
और इनपुट जो SGST है वो भी कहता है 720 का अमाउंट आपका लो ना। ये भी काम पूरा हो गया, हमने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे। अरे विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, बैंक से 9th को आपने पैसे निकाले हैं, 9 अप्रैल को पैसे निकाले हैं, लेकिन ध्यान रखना जो पैसा निकाला बिजनेस में नहीं आया, वो ड्रॉइंग्स हो गया, यानी कि ओनर जो है वो घर लेके चला गया। बताओ कितना, 2500। तो आपके बैंक से 25 और निकल गए। सर इसमें GST नहीं निकलेगा? नहीं मेरे बच्चे, GST इसमें नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? वो आपके लिए है ही नहीं। मतलब खुद सोचो, पैसा अपना पैसा मैं बिजनेस से निकाल के घर लेके जा रहा हूं तो GST क्यों पे करूंगा? लेकिन एक्चुअली आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि आपके एग्जाम में जब भी GST का पॉइंट आएगा तो वो बताएगा कहाँ GST है कहाँ नहीं है। तो आप अच्छे बच्चे बनकर रहे। फिर कहता है कि वेद कोई है जिससे हमने 6000 का अमाउंट रिसीव किया है, इसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट जो है हमने उसी दिन कहता है कि बैंक में जमा कर दिया। फिर बच्चे इसकी एंट्री हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल एंट्री करूं, सिंपल तरीका, तो अप्रैल 12 को देखो मैं कैसे दिखाऊंगा। अप्रैल 12 को हमने कितना रिसीव किया? 6000। तो मान लो पहले कैश हमारे पास आया है 6000 एंड टू वेद से पहले कितना कर्ज था बकाया वो नहीं बता रहा है, तो हम क्या मानेंगे? जितना कैश रिसीव किया उतना ही आपका यहाँ पे बकाया रहा होगा। तो कैश हमारे पास 6000 आया है टू वेद अकाउंट। बात सुमारी में क्या बता रहा हूं, ये हमारा हो गया जी कि 12 अप्रैल को वेद से कैश आपका 6000 रुपये आया। अब ये कहता है कि इसमें से आपने क्या किया, उसी दिन पे आधा यानी कि 3000 बैंक में जमा कर दिया। तो मेरे बच्चे 12 अप्रैल को ही, अप्रैल 12 को हम क्या करेंगे, कैश को आपका माफ कीजिए जमा किया हमने बैंक में, तो बैंक हमारा बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना? 3000, आधा अमाउंट एंड टू कैश अकाउंट 3000। ये एंट्री निकल के आया। पहले कैश रिसीव किया फिर बाद में जमा किया। या तो ऐसे कर लो, या फिर आपके पास एक और भी उपाय है, और मैं दिखा रहा हूं। और का मतलब कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि उसी दिन पैसा बैंक में जमा हुआ है, तो मैं कैश यहाँ पे दिखा दूं कि मेरे पास 3000 रह गया बैंक में, क्योंकि पैसा उसी दिन गया तो हमने 3000 यहाँ पे जमा कर दिया, और वेद जो हमें जिससे लेना था उसके नाम को 6000 से हटा दिया। इनका कटिंग वही निकल के आएगा। सर दोनों में बेस्ट एंट्री कौन सा है? मेरे बच्चे दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि दोनों में ज्यादा अच्छा कौन सा है, तो मैं इसको ज्यादा अच्छा कह सकता हूं, इसलिए क्योंकि जब वेद ने हमें कैश दिया था तो पहले हमारे पास कैश आया था, और फिर उसमें से हमने क्या किया, 3000 रुपीज बैंक में जमा किया। ऐसा नहीं हुआ था कि वेद ने हमें कैश दिया 3000 एंड बैंक के थ्रू दिया 3000। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि उसने कैश दिया था इसलिए हम पहले कैश को बढ़ा लेंगे फिर बैंक में जमा कर देंगे। परेशानी क्या है? सर वो क्या, तो एक्चुअली वो भी गलत नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन जब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं उनको थोड़ी वहां पे दिक्कतें हो सकती हैं। आपके छोटे छोटे सर जो होंगे वो थोड़े मोड़े मार्क्स काट सकते हैं, इसलिए आप इसी को प्रेफर करें। तो कैश टू वेद यानी कि 12 अप्रैल को हम लोगों ने क्या किया, 12 अप्रैल को कैश को बढ़ाऊंगा, क्या लिखूंगा मैं, टू वेद अकाउंट। जरा बताओ कैश हमारे पास कितना आया, 6000। क्या ये जो कैश हमने 6000 रिसीव किया है, क्या ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है? क्या ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है क्या? नहीं सर, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री ये है मेरे बच्चे जहां पे कैश कम हो रहा है बैंक बढ़ रहा है। तो ठीक है, कैश टू वेद हो गया। अब मैं यहां ध्यान दो, बैंक को बढ़ाऊंगा। बैंक डेबिट में है यानी कि पोस्टिंग डेबिट साइड आएगा, अमाउंट कितना, 3000। और नाम क्या लिखेंगे जी, तो अपोजिट वाले का यानी कि टू कैश अकाउंट। और हाँ, दुनिया को बता देना लिख के ब्रैकेट में सी फॉर कॉन्ट्रा, है ना। तो ये आपका अप्रैल 12 की ही एंट्री बता रहा हूं, अप्रैल 12 की। हमने क्या किया, बैंक को बढ़ा दिया, उसी टाइम पे मेरे बच्चे कैश भी तो कम करना पड़ेगा, यानी कि 12 अप्रैल को आप कैश को कम कीजिए। तो कैश में क्या बोलेंगे हम लोग, बाय बैंक अकाउंट। और आपने कैश बोला बाय बैंक, और कैश में आपने कितना कम करते हुए दिखा दिया, 3000। मतलब 3000 हमारा कैश कम हो गया और बैंक हमारा बढ़ गया। देख रहे हो, पहले 6000 कैश में आया था, उस 6 में से हमने 3 कम कर दिया और बैंक को बढ़ा दिया। 12 की भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई।
धीरे धीरे हम बहुत आगे निकल रहे हैं मेरे बच्चे। अब आपका 16 अप्रैल आ गया, इंटरेस्ट हमने बैंक से कलेक्ट किया है 14,000 का अमाउंट। तो आपका 16 अप्रैल को आपने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, यानी कि टू इंटरेस्ट अकाउंट। जरा जल्दी से बताओ, ये पैसा आपके पास कैश में आया होगा कि बैंक में जमा हुआ होगा? ये कॉमन सेंस है कि बैंक जब भी इंटरेस्ट आपको देगा वो आपके अकाउंट में जमा करता है मेरे बच्चे। एक मिनट ध्यान से रुको। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक कितना आपका बता रहा है यहाँ पे? 14,000। मतलब ये आपका बैंक से हमने इंटरेस्ट कितना कलेक्ट किया आपका यहाँ पे जी? 14,000 आपका, ठीक है ना? ठीक है, मैं थोड़ा सा वर्डिंग्स यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। कितना? 14,000। तो बैंक में आप क्या करो, 14,000 का अमाउंट यहाँ पे बढ़ा दो। इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया, बैंक से कलेक्ट किया। एक्चुअली यहाँ पे होगा इंटरेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक। ये मेरे बुक में जो लैंग्वेज होगा मेरे बच्चे सुधार लेना, क्योंकि बुक पहले बन चुकी है, अभी इसको सुधारना मुश्किल हो पाएगा। दिस इज इंटरेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से कलेक्ट किया है, नॉट बाय बैंक, ठीक है। 20 अप्रैल को कैश सेल्स हमने किया है इंक्लूडिंग सीजीएसटी। ध्यान से, ये जो सेल्स का अमाउंट आपको बता रहा है फिगर, उसमें सीजीएसटी इंक्लूड यानी कि मिला हुआ है, तो बाइफिकेशन करना पड़ेगा, है ना बच्चे? तो 20 अप्रैल को हमने कैश सेल्स किया है। आओ जरा 20 अप्रैल की एंट्री दिखा दूं। सेल क्या है, यानी कि टू सेल्स अकाउंट। और हाँ, हमने जीएसटी कलेक्ट किया है, तो आउटपुट, इस पे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और दूसरा क्या जी? टू आउटपुट आपका एसजीएसटी अकाउंट आपका, ठीक है ना? जरा बताओ कितने का सेल्स होगा? तो मैं वर्किंग में पहले आपको इस बात को समझाऊंगा। मैं इसको मिटा देता हूं। सर एग्जाम में हमें भी समझाना पड़ेगा? हाँ मेरे बच्चे, जहां पे आपको लगता है ना कि ये कॉम्प्लेक्स वाला मतलब लैंग्वेज वाला खेल है, तो आप एग्जामिनर को वर्किंग में समझा देना, उनको अच्छा लगेगा कि बच्चा समझदार है। 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को कहता है, पढ़ो जरा यहाँ पे, 20 अप्रैल को कहता है कि आपने कैश सेल्स किया है। तो वो कैश सेल्स का अमाउंट कितना है हमें ढूंढना होगा मेरे बच्चे। जो अमाउंट बता रहा है उसमें जीएसटी मिला हुआ है, तो कैश सेल्स देखो कैसे निकालूंगा। ये 47,040 का जो अमाउंट है वो 112 के बराबर है, इंक्लूडिंग जीएसटी आपका। तो 6 + 6 12% वो हो गया, और सेल्स का अमाउंट आपका 100 यानी कि 112 हो गया। इसमें से सेल्स का अमाउंट कितना है, यानी कि 100 कितना है आपका? आप चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना निकल के आएगा। तो 47,040 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 100 यहाँ। तो मेरे बच्चे ये 42,000 का अमाउंट निकल के आ गया। दिस इज आर 42,000, ये कैश सेल्स है 42,000 का। तो आओ चेक करते हैं कि इसमें आपका सीजीएसटी कितना है। आप या तो सिंपली 42,000 का निकालो 6%, क्योंकि वी नो द अमाउंट ऑफ सेल्स जिसपे हम सीजीएसटी चार्ज करते हैं, ये आ गया 2520। और आपका एसजीएसटी भी जो होगा सेम फॉर्मूला से 2520। या फिर दूसरा तरीका क्या करेंगे जी, तो हमें जो 47,040 का अमाउंट पता है, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं निकालने का, ऐसे कर देता हूं, ब्रैकेट नहीं, ये 112 के बराबर है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो 6% कितना, फिर भी इतना ही आएगा। और सेम चीज यहाँ पे भी आपका है, आपकी मर्जी जिससे कर लो, पूरे मार्क्स। तो मेरे बच्चे सेल्स जो हमारा है वो 42,000 का, सेल्स कैश में है ना, कैश सेल्स आपका, हाँ जी सर। तो कैश में एंट्री लेकर आइए, और यहाँ पे 42,000 का, 42,000 और 2520, और यहाँ पे 2520, ये आपका यहाँ पे 20 अप्रैल की एंट्री हमारी होगी। 22 आप देखो, सैलरी आपने पे किया है, जीएसटी की बात नहीं कर रहा है, और ऐसे सैलरी पे हम जीएसटी चार्ज भी नहीं करते हैं। क्यों? जब आप बड़े हो जाएंगे टैक्स में पड़ेंगे। अप्रैल 22 को मेरे बच्चे हमने सैलरी पे किया है 40,000 का अमाउंट आपका, 40,000 है ना सर? हाँ, तो सैलरी पे किया है कब जी? अप्रैल 22 को। सर ये नहीं बता रहा कैश में कि बैंक में, तो हमेशा कैश में माना जाएगा, ना बताया तो। बाय सैलरी अकाउंट आपने 20,000 है ना, सॉरी 40,000 है ना, हमने कैश में 40,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े आप। कहता है कि आपका गुड सोल्ड, 22 अप्रैल की दूसरी एंट्री देख रहे हैं आप, 22 की एक और एंट्री है, गुड सोल्ड टू सोना एंड कंपनी कलकत्ता
प्लस IGST इतना, बहुत ध्यान से। अरे हमने सोना एंड कंपनी को बेचा है, यहाँ पे उस पार्टी का नाम बता रहा है जिसको हमने गुड्स बेचा है। तो नाम जब बताया, तो मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, नाम बता दे और आगे ना बताया कि कैश या क्रेडिट पे, हमेशा क्रेडिट पे मानेंगे। दोबारा सुनिए, अगर कहता है गुड्स सोल्ड टू मोहन सोहन, इतना बोल के छोड़ दे, आगे आपको नहीं बताता कि कैश पे कि क्रेडिट पे, अगर बताया तब तो ठीक है, ना बताया तो हमेशा क्या मानेंगे, ऑन क्रेडिट। और मेरे बच्चे, क्रेडिट पे जो सेल आपने किया है उसकी हम यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं करते, ये कैश बुक है, हम कैश की बातें करेंगे। सर फिर इसका क्या करेंगे? एग्जाम में एक नोट लिख देना कि 22 अप्रैल की नो एंट्री विल बी पास्ड इन द कैश बुक बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश और बैंक। इसमें कोई कैश बैंक नहीं है, बिकॉज गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो बस आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। 23 समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? सर हाँ सर, 23 अप्रैल आ गया मेरे बच्चे। 23 तारीख कहता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोना एंड कंपनी। चेक हमने रिसीव किया है आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 800। वो जो आपका 22 अप्रैल को जो गुड्स भेजा था, मैं आपको एंट्री दिखा दूं आपको समझाने के लिए। 22 अप्रैल को जब हमने गुड्स सोल्ड किया था सोना एंड कंपनी को, तो हमने क्या किया था जी? सोना एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना, क्रेडिट पे हमने गुड्स बेचा था। कितने का गुड्स था? सर गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी आपका, ये कह रहा है, कहाँ चला गया, 36,000। ध्यान से वहां लिखा प्लस IGST, मतलब एक तो 36,000 का जो अमाउंट बता रहा आपका, इसके साथ साथ टू सेल क्या, यानी कि आउटपुट IGST अकाउंट। हमें सोना एंड कंपनी से सेल्स का जो पैसा लेना है वो कितना है? 36,000। और इस पे जो IGST है वो कहता है 12%। तो जरा बताओ 36,000 का 12% कितना? ये आ जा रहा है आपका 4320 का अमाउंट। तो हमारा 4320, यानी कि ये आपका 40,320 का अमाउंट। अब ध्यान दीजिए, कहीं पर भी कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है, एंट्री नहीं आएगा। 23 अप्रैल को कहता है कि सोना एंड कंपनी से हम लोगों ने चेक रिसीव किया है आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 800। हमने 800 का डिस्काउंट देके बाकी का चेक से पेमेंट रिसीव कर लिया मेरे बच्चे। तो चेक कितने का है? वो कहता है 39520। तो देखो ना, चेक आया तो हम क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिटेड 39520 आपका 39520, ठीक है ना। और आपने क्या किया? डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट जब दिया तो हमारा एक्सपेंस है 800 रुपीज का। एंड टू हमने किसके नाम को हटाया? सोना एंड कंपनी, जो हमारा डेटर था मेरे बच्चे, उसे हटा दिया। कितना हो गया जी? 40,320 का अमाउंट आपका, ठीक है ना। मतलब पूरा हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि चेक इन हैंड है, और चेक इन हैंड की एंट्री यहाँ पे अभी नहीं हो सकती। दिस इज कैश बुक ओनली विद द कैश एंड बैंक कॉलम, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ, 27 अप्रैल को ध्यान सुनना, इस चेक को हमने क्या किया? बैंक में जमा कर दिया। तो मेरे बच्चे 27 अप्रैल को जब ये चेक आपने जमा किया, तो अब हमारा आज बैंक को बढ़ाया जाएगा, बैंक इंक्रीज होगा, और हम लोग क्या बोलेंगे? टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड आपका, ठीक है ना। तो ये कितना? 39520 आपका। इस एंट्री को तो लाना पड़ेगा जी। तो बैंक में 27 अप्रैल को आपको लिखना होगा टू चेक इन हैंड। वो चेक जो हमने रिसीव किया था, जो हमारे पास था, उसको हमने बैंक में जमा कर दिया 39520। तो बैंक आपका बढ़ जाएगा 39520। ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे 11th क्लास के बाद किसी कोर्स के होते हैं, जो हमारे CA, CMA, CS, BCom के बच्चे हैं, और वो उनके पास जब क्लासेज मेरी भेजी जाती हैं, तो जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, सब्सिडी बुक की क्लास में नहीं भेजता। सर क्यों नहीं भेजते आप? एक्चुअली मेरे बच्चे इसलिए नहीं भेजता क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं वो बड़े लेवल के होते हैं। सिलेबस में सबका नाम लिखा होता है, बट इनके क्वेश्चन कभी नहीं आते। CA, CMA, CS के फाउंडेशन लेवल में इन चैप्टर को इसलिए डाला जाता है क्योंकि कई सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी आते हैं उस कोर्स को करने के लिए,
उनका कॉन्सेप्ट वीक होता है, तो उस केस में उनके लिए सिलेबस में डाला जाता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन ना कभी आया ना कभी आएगा। सर हमें क्यों बता रहे हो, मैं आपको बताऊं। अगर ये क्लास वो आर्ट्स या साइंस वाले बच्चे जो सीएससी में सीएस वाले हैं उनके पास भेजी गई है आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या फिर वो बच्चा जो कि सीएससी में सीएस फाउंडेशन कर रहा है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका वीक है, उसको मैंने क्लास अगर भेजी है, तो ध्यान रखना आपके लेवल में यहां पे एक ऑप्शन होता है। आपके लेवल में ये जो बातें बोल रहा हूं 11th क्लास वाले बच्चों के लिए नहीं, 11th वाले बच्चों के लिए जो बताया वही काम है मेरे बच्चे। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं और जो अकाउंट सीख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि जब हम चेक रिसीव करते हैं ना, जब चेक रिसीव करते हैं तो चेक इन हैंड लिखने के बजाय हमारे स्टडी मटेरियल में कहीं कहीं पे सीधे कैश दिखा देता है। वो कहता है भैया चेक रिसीव किया ना, जब तक बैंक में जमा नहीं किया उसको कैश दिखा दो, कैश है वो आपका। अब वो फॉलो नहीं होता मेरे बच्चे, वो गलत चीज है, पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट वाले उसको सुधार नहीं रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके स्टडी मटेरियल में, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जब हम चेक रिसीव करते हैं और यहाँ पे कैश की एंट्री दिख जाए और फिर यहाँ पे जमा करते समय कैश की एंट्री दिख जाए, तो आप परेशान मत होना। आप समझ लेना कि जब जब चेक हमारे पास आया था तो हमने उसको कैश बढ़ाया था, कैश माना था, और जब चेक जमा किया तो बैंक आपको बढ़ा दिया। ये मेरा बोलने का मोटिव इतना है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये बहुत जबरदस्त अकाउंटिंग है जो मैं सिखा रहा हूं, जो हमेशा, क्योंकि नया अकाउंटिंग है, मॉडर्न अकाउंटिंग है। वो बदमाश लोग जो है इंस्टीट्यूट वाले, पता नहीं उन्होंने अभी तक क्यों नहीं अपडेट किया, लेकिन जल्दी अपडेट कर जाएंगे। अगर अपडेट हो गया और ऐसा ही चीज दिखा स्टडी मटेरियल में, बहुत अच्छी बात है। कुछ अलग दिख रहा है तो भी आप इसी तरीके से सोल्यूशन करें, और अगर आपने कैश लिख दिया तो भी गलत नहीं होगा, तो भी ठीक है आपका। बाकी जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको तो यही काम करना जो मैं आपको सिखा रहा हूं। आपके भी स्कूल में अगर आपके मास्टर जी कुछ अलग चीज बताएं कि नहीं जी यहाँ पे कैश लिखो, तो आप कर देना जो वो बोलेंगे, बट कॉन्सेप्ट यही है, मैं बार बार कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट यही है, यही चीज चलता है। हर एक सॉफ्टवेयर में यही काम चलता है, ऐसे ही काम होता है। तो 27 तारीख को हमने यहाँ पे काम पूरा कर लिया। और कोई एंट्री नहीं सर, ओहो हो। तो मेरे बच्चे अब हमें क्या करना है जी, हमें इनका बैलेंसिंग करना है। आओ ना मैं शुरू करूं, देखता हूं कि क्या बैलेंस निकल के आ रहा है कैश का और बैंक का हमारा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ और पता कर रहा हूँ बैलेंस। ये नीचे का पार्ट तो मैं हटा ही दूं, कुछ है नहीं। कौन सा साइड बड़ा, कैश का तो हमेशा यही बड़ा होगा, क्योंकि मेरे बच्चे कैश में जितना रिसीट्स हुआ, जितने पैसे आए, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं हो सकता। कैश में मेरे पॉकेट में 10 रुपए है तो मैं 11 का पेमेंट नहीं कर सकता, तो मैं आंख बंद करके कैश के पहले इस साइड का टोटल करूंगा। बताइए कितना निकल के आ रहा है, 2,20,000 प्लस आपका 6,000 प्लस आपका 42,000 प्लस 2,520 प्लस 2,520। मेरे बच्चे ये आ गया 2,73,040 का अमाउंट। आप इसको यहां लिखिए 2,73,040 का अमाउंट। इसमें से आप एक काम करो, माइनस करो, क्या क्या जी, एक तो 80,000 का अमाउंट है, फिर आपका 16,000 का एक अमाउंट मुझे दिख रहा है, फिर 960 आपको माइनस करना है, फिर 960 आपको माइनस करना है, फिर नीचे के दो यानी कि 43,000 माइनस करना है। मेरे बच्चे अमाउंट यहाँ पे जो अप्रैल के एंड में, यानी कि अप्रैल 30 होता है ना, शायद 30 दिन का अप्रैल होता है। एक बार मैं चेक कर लूं अप्रैल कितने दिन का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 दिन का। ये पता है ना, ये जितने ऊंची ऊंची चोटियां हैं, पहाड़ है मेरे बच्चे, ये 31 दिन के होते हैं। नीचे वाले 30 के भी होते हैं, नीचे वाले 29 के भी होते हैं, नीचे वाले 28 के भी होते हैं। जैसे फरवरी का महीना हो गया, फरवरी के महीने का एक्सेप्शन ले लो तो फिर 31 दिन का होता है। आप समझ जानते हो इस बात को ना। 132 मतलब जो चोटियां हैं वो 31, जनवरी फरवरी 30, या माफ कीजिए 29 28 जो भी, मार्च आपका 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, ऐसे चलता है। तो बाय बैलेंस सीडी लिखियो मेरे साथ यहाँ पे, बाय बैलेंस सीडी। सर आप ना हमें बहुत बड़ा बेवकूफ समझते हो, समझता नहीं हूं मेरे बच्चे, आप हो। और अगर मैं नहीं समझूंगा ना आपको बेवकूफ, तो फिर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बहुत बड़ा बेवकूफ समझूं, महा बेवकूफ, गंदा से गंदा जो बेवकूफ होता है वो आप हो, तभी मैं आपको ठीक से पढ़ा पाऊंगा। बैंक में आइए, 80,000। हाँ, बैंक में हमें ध्यान देना होगा कि कौन साइड बड़ा है, क्योंकि मेरे बच्चे बैंक में
पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, निगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। बैंक में कभी कभी हम क्या करते हैं, जितना पैसा ज्यादा होता, जितना पैसा हमारा डिपॉजिट होता है, हम कभी कभी उससे ज्यादा भी विड्रॉ कर लेते हैं, अगर हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक ने दिया है तो। इसलिए हमें ध्यान देना होता है बैंक के टाइम पे। तो मैं इसको टोटल करके अलग लिख लूंगा क्या जाता है, प्लस 17,000 दोनों मिला के, और प्लस आपका यहाँ पे कितना जी 39,520। तो बच्चे इस साइड जो है, इस साइड आपका निकल के आ रहा है 136,520। भी नहीं लिख रहा मैं उसमें, पता नहीं कौन सा आ जा बड़ा, इस साइड देख लेता हूं मैं। तो 60,000 प्लस कितना हो गया 34,000 प्लस 2040 प्लस 2040 प्लस 12,000 प्लस 1440 प्लस 2500। अच्छा इधर आपका ठीक है, यही बड़ा दिख रहा है मेरे बच्चे। ये जो 136 लिख लो यहाँ पे, 136,520 यहाँ पे आ गया 136,520, और इसमें से इनका टोटल जो आया था उसको माइनस कर देता हूँ 136,520 में से, तो अमाउंट जो आ गया ये आ गया 22,500। इसका मतलब है कि बैंक जो पहले स्टार्टिंग में ओवरड्राफ्ट था, अब वो पॉजिटिव बैलेंस हो चुका है, पॉजिटिव बैलेंस हो चुका है। हमेशा मेरे बच्चे इस बात को जानने के लिए कि कैश बैंक का पैसा आपका एसेट है कि लायबिलिटी है, आप हमेशा इसको ओपनिंग में लाके चेक करना। अगर ओपनिंग में डेबिट में है तब तो हमारे एसेट्स है, और ओपनिंग में अगर मान लो क्रेडिट में है तो बोलना आप लायबिलिटी है। तो क्योंकि दोनों डेबिट में आ गया, दे आर एसेट्स नाउ, मतलब बैंक का पॉजिटिव बैलेंस हो चुका है। जितना हमारे पास ओवरड्राफ्ट था, हमने जो बार बार पैसे जमा किए, उसे बैलेंस पॉजिटिव हो चुका है। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही, मैंने क्या बताया? सर आपने कुछ ऐसी बात ही अभी तक नहीं की कि मतलब समझने समझाने की बात है। और अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हो इसको समझा के, तो सर हम कल ही समझ चुके थे, आपसे ज्यादा हम इस बात को समझ चुके थे और प्रैक्टिस भी हमने किया था। हाँ, दो चार शब्द हैं जो हमें थोड़ा इंटरप्रेट करने हैं, तो सर प्रैक्टिस कराओ ना आप प्रैक्टिस कराओ ना। हम प्रैक्टिस करते करते उन शब्दों का भी मीनिंग सीख लेंगे, और आपके बाद भी हम खुद भी प्रैक्टिस करके इन सब चीजों को समझेंगे खुद भी। कोई दिक्कत अगर हुआ सर तो हम आपको फोन करके या मैसेज करके हम आपसे पता कर लेंगे, लेकिन सिर्फ डाउट सेशन के टाइम पे। कई सारे बच्चे बदमाश होते हैं, जो जिस स्टाफ के पास वो फोन नंबर होता है, वो रात के 2-2 बजे तक वो जग जाता है उस पे फोन का आवाज सुन के। तो नहीं, आपको 5 to 8 का जो टाइम दिया गया है, उसी के बीच में डाउट सेशन में आपको फोन या फिर मैसेज करना है। 25th क्वेश्चन 25। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जा करके ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देयर यू विल रिसीव एवरी अपडेट रिगार्डिंग क्लास 11th एंड 12th क्लासेस, प्लस फ्री पीडीएफ नोट्स एंड एमटीपीज एंड आरटीपीज विद द सॉल्यूशन। और वहां पर होंगे आपके डेली क्विजेस जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। So don't waste your time. Join the Telegram and WhatsApp group right now. Till then, keep studying and keep learning. Bye bye. पढ़ो ना 25th क्या बता रहा है। प्रिपेयर 2 column कैश बुक ऑफ तरुण कानपुर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कहता है कैश आपका है, यहाँ भी ओवरड्राफ्ट है मेरे बच्चे। कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 आउट ऑफ विच कहता है 16,000 इज बाय चेक एंड इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। हमने 20,000 पैसा बिजनेस में डाला है, लेकिन 20 में 16,000 का जो अमाउंट है वो चेक के थ्रू है। चेक यानी कि जो बैंक में जमा किया गया, और बाकी पेमेंट कैश में रहा होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स लखनऊ फॉर 3,000। ध्यान से, श्याम ट्रेडर्स नाम अभी बता रहा है। कहता है कि आपका CGST SGST एंड दे आर अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 200। अमाउंट वाज पेड बाय चेक। ठीक है, चेक से पेमेंट हो गया, चेक से पेमेंट हो गया मेरे बच्चे, मतलब ये पेमेंट आज हमें एंट्री करना पड़ेगा। गुड्स परचेज फॉर कैश 4,000, आपका इतना GST है, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट 5,000, जिसमें ये तो एंट्री ही नहीं आएगा। जब गुड्स हमने मोहन को बेचा क्रेडिट पे मेरे बच्चे, तो ये तो आपका क्रेडिट पे सेल है, सेल्स बुक की एंट्री है, कैश बुक की थोड़ा ही है।
हम इस एंट्री को वहां नहीं दिखाएंगे। रिसीव चेक फ्रॉम राकेश इतना और अलाउ हिम डिस्काउंट, ये ठीक है, हम एंट्री कर लेंगे। चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपोजिटेड इनटू बैंक, मतलब 6 तारीख को चेक रिसीव किया, बट द चेक वी हैव डिपोजिटेड ऑन द 10th ऑफ अप्रैल, तो ठीक है, द एंट्री विच विल मेड इन द कैश बुक दैट विल बी ऑन द 10th अप्रैल, नॉट ऑन 6 को चेक इन ट्रांजिट की एंट्री हम दिखाते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं और उनके स्टडी मटेरियल में अगर चेक रिसीव करने पे भी कैश को बढ़ाता है, सर कैश क्यों बढ़ाता है, उसका भी एक लॉजिक है। एक्चुअली जब चेक इन ट्रांजिट का अकाउंट नहीं खुलता था किसी सॉफ्टवेयर में, तो मेरे बच्चे हम लोग कहते थे यार चेक आज आया और परसों हमने जमा किया, तो आज हम उसको किस नाम से दिखाएं, तो हमने कहा कि कैश के रूप में दिखा दो, क्योंकि उस दिन बैंक तो बढ़ा नहीं, बैंक तो तब जाएगा जब बैंक में हम चेक जमा कर देंगे। तो पहले के जमाने में क्या होता था, जब हम चेक रिसीव करते थे तो उसको भी हम कैश मानते थे, इसलिए हम कैश की एंट्री बढ़ाते थे। लेकिन आज जमाना चेंज हो चुका है, आज हम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, आज अकाउंटिंग बहुत एडवांस हो चुका है, तो आज जब चेक आता है तो चेक इन ट्रांजिट दिखाते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपके मास्टर जी कहेंगे कि नहीं कैश बढ़ाओ तो बढ़ा देना, झगड़ा मत करना, लेकिन दिमाग के किसी कोने में मेरी बात को रखना, क्योंकि जब भी किसी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे अब अकाउंटिंग किसी कंपनी में, तो वही एंट्री हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सीबीएसई बोर्ड जो है, सीबीएसई बोर्ड वो सिर्फ और सिर्फ इसी को फॉलो करता है ना, और दूसरा कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा एंट्री था, कौन सा पढ़ा था हमने, आई थिंक 10th अप्रैल पढ़ लिया। आओ 11th अप्रैल को बोलता है सेटल द अमाउंट ऑफ तेज प्रिंटर 750 बाय पेइंग कैश, आपका 680, मतलब कुछ डिस्काउंट ले लिया हमने। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन आपका 4750 इन सेटलमेंट 5, ये तो कैश बैंक 2 ही कॉलम बोल रहा बनाने के लिए, लेकिन हम लोग इसमें 3 कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम, 3। सर क्यों बना लेंगे, अरे सीखो ना, सीखो ना कुछ चीजें, मजा आएगा। 2 कॉलम तो आपको तो 1 कॉलम बना लो, लेकिन सीखो ना, 3 कॉलम में क्या कोई दिक्कत थोड़ी, हम तो पहले सीख चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं सिखाऊंगा आपको यहाँ पे। आगे बढ़ना। An amount 1000 due from Gupta brothers were written off bad debts in the previous year, now received, पैसा मिल गया। Received from मुरली on behalf of मनोहर आपका 200, ठीक है। कहता है कि हमने मुरली से रिसीव किया on behalf of मनोहर। 17 को कहता है कि भैया कोई मुरली आया और मनोहर के बदले में पैसा देके चला गया, तो यार हमारे बुक में तो मनोहर का नाम है, समझो मेरी बात, तो मनोहर से पैसा रिसीव करते हुए दिखाऊंगा ना। समझो ऐसे, मुझे आपके मम्मी पापा से 500 रुपए लेने हैं, मैंने अपने बुक में आपके मम्मी पापा का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्या किया कि आप आए और मुझे पैसा देके चले गए, तो क्या मैं मम्मी पापा के नाम को अपने बुक से हटाऊंगा या फिर आपके नाम को हटाऊंगा? बोलो बोलो, आप बताओ। सर मम्मी पापा के, कॉमन सेंस है, जिसका नाम हमने पहले अकाउंट्स में लिखा था उसी का तो नाम हटाऊंगा, पैसा कोई भी दे दे। तो ये बदमाशी कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, आपकी बहुत सारी परीक्षा ले रहा है। 19th अप्रैल को कहता है कि रिसीव्ड अ चेक फॉर 800 रुपए फ्रॉम मुकेश विच वाज इंडोर्स टू नितिन, देखेंगे इसका मतलब अभी क्या निकल के आता है। कहता है फिर आपका सेल ऑफ फर्नीचर आपका 700 रुपए प्लस सीजीएसटी, प्लस है मतलब इसके साथ साथ अमाउंट है सीजीएसटी का, पेमेंट रिसीव इन कैश, हमने बैंक से विड्रॉ किया 3000, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्रॉइंग्स हो गया 1000, इनकम टैक्स भी ड्रॉइंग्स ही होता है हमारा 500 रुपीज का अमाउंट, दोनों ड्रॉइंग्स की एंट्री है एक्चुअली। सुरेंद्र हो और फोन और मतलब कर्ज लेना होता है, सुरेंद्र जिसने कर्ज लिया है मेरे बच्चे 400 का, वो बैंकरप्ट हो गया, बदमाश मतलब भिखारी बन गया, इंसॉल्वेंट हो गया, वो दिवालिया घोषित कर दिया गया और 60 पैसे रुपए यानी कि 60% अमाउंट हमें मिला। रिसीव पेमेंट रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू राम 3000 एंड डिपोजिटेड अमाउंट आउट ऑफ इट 25 इनटू द बैंक, हम ये भी देख लेंगे। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, मेरे बच्चे पिछले वाले में इंटरेस्ट बैंक ने हमें दिया था, यहां पे बैंक हमसे इंटरेस्ट डेबिट कर रहा है, तो जरा बताओ इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट किया। अभी आपने बीआरएस नहीं पढ़ा होगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो आगे आएगा, वहां पे इसका मतलब मैंने बड़े अच्छी तरीके से आपको समझाया है। फिलहाल इतना समझ लेना कि बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट किया, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट निकाला है, इंटरेस्ट हमें डेबिट किया ना, तो जरा बताओ इंटरेस्ट हम डेबिट कब करते हैं, जब हमारा एक्सपेंस होता है, तो वही आपका निकल के आ रहा है।
और फिर कहता है 30 तारीख को डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर अमाउंट आफ्टर रिटर्निंग 2000 एट द ऑफिस आपका। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन को कराऊंगा, मुझे बहुत आनंद आएगा और बिलीव करो उतना ही आनंद आपको भी आएगा, उतना ही आनंद। तो मैं शुरू करता हूं। सर आज चैप्टर खत्म हो जाएगा ना मेरे बच्चे? मैं अगली क्लास के लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, जबरदस्त क्वेश्चन, मस्त, जहां पे मैं पूरा अकाउंटिंग स्टार्टिंग से जो हमने आज तक पढ़ा उन सबको वहां पे मैं इकट्ठा करूंगा एंड प्रॉपर अकाउंटिंग करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल आपका आओ ना 25th क्वेश्चन बनाते हैं। और इसने तो 2 कॉलम मांगा था, मैं 3 कॉलम बना दूंगा, यानी कि 3 कॉलम कैश बुक। सर एग्जाम में 2 मांगेगा तो हम भी 3 बना देंगे। नहीं बदमाश, आपको तो एग्जाम में जितना बोलेगा उतना ही बनाना है, मेरा काम सिखाना है। तो मैं आपको 3 कॉलम कैश बुक दिखाता हूं, ये लीजिए। आप जानते हैं कि जब बात 3 कॉलम की उठेगी तो कैश बैंक जो कॉलम था वो तो रहेगा ही रहेगा, एक नए कॉलम का यहाँ पे जन्म होगा। तो ये लीजिए, मैं पहले 3 कॉलम रेडी कर लूं। और यहाँ पे हमारा लेजर फोलियो छोटा सा, फिर आपका यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और फिर आपका यहाँ पे डेट कॉलम। ये डेट हो गया। पर्टिकुलर्स, आप यहाँ पर्टिकुलर्स के जगह पे रिसिट्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेजर फोलियो जो अभी कोई काम का नहीं है। ये कैश कॉलम, ये हमारा बैंक कॉलम, और ये तीसरे वाले को हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड कॉलम में दिखा देता हूँ। ठीक है ना? उसी तरीके से आपका यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। ये हमारा डेट कॉलम हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया मेरे बच्चे, और फिर 3 कॉलम, 1 2 एंड ये 3rd, यानी कि तीसरा कॉलम आपका। ठीक है ना? तो आओ ना मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। दिस इज आवर डेट कॉलम, ये हमारा पर्टिकुलर्स या फिर पेमेंट कॉलम भी कहा जा सकता है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ये कैश कॉलम, सॉरी लेजर फोलियो नहीं बनाया मैंने, तो ये छोटा सा कोई एंट्री तो करना नहीं होता, खामोखा बदमाश ये सब। अभी तो बदमाशी की बात है, बट रियल लाइफ में इसका बहुत यूज होता है मेरे बच्चे, सब सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ये आपका हो गया लेजर फोलियो, ये हमारा कैश कॉलम, ये हमारा बैंक कॉलम, और ये हमारा डिस्काउंट क्रेडिट में रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है ना? वो डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ये इसका इंक खत्म हो रहा है, तो मैं एक बार इसको मैं ट्राई करता हूँ। एक्चुअली मैं करता क्या हूँ ना, इन सब में इंक मैंने भर दिया, सब में इतना इंक भर दिया है कि सब अंदर से डूबे पड़े हैं। जिसको भी यूज करता हूँ खूब सारा इंक दिखता है, लेकिन क्लासेस रिकॉर्ड करते करते ना इनकी हालत ये हो जाती है जिसको मुझे अलग रखना पड़ता है। देख रहे हो आप इधर? तो अभी इन सब में जान है, हम इन सबको यूज करेंगे। चलो 25th, अरे कहता है आपका, ये भी अप्रैल की कहानी है। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल, 2 बैलेंस बीटी। देख रहे हो जब इसमें जान होता है तो कितना काला काला लिखता है? कितना मस्त मजा आता है मुझे लिखने में। कितना है जी? कैश कहता है कि 1200, मेरे बच्चे कैश यहां लिखे 1200, और बैंक में कहता है ओवरड्राफ्ट है। तो मेरे बच्चे इस साइड एंट्री चला गया। 1 अप्रैल को हम लोगों ने क्या बोला? बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, और ये आपका ओवरड्राफ्ट है कितने का? 15,000 का। तो बैंक में आपका अमाउंट चला गया 15,000 का। ठीक है सर? हाँ। फिर कहता है अप्रैल 3 अप्रैल को कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। मेरे बच्चे 3 अप्रैल को पैसा आया है बिजनेस में। 3 अप्रैल को कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया? 20,000, जिसमें से 16,000 कहता है कि भाई चेक है, और हमने उसको उसी दिन कहता है कि बैंक में जमा कर दिया। तो पता मैं क्या करूंगा, ये क्योंकि चेक जो आया उसी दिन बैंक में जमा हो चुका है, तो मैं डायरेक्टली बैंक बढ़ाऊंगा। मैंने पहले भी आपको बताया है, चेक रिसीव करना और चेक जमा करना, अगर इन दोनों में गैप है 1 दिन 2 दिन 3 दिन का, तो जिस दिन रिसीव किया चेक इन हैंड, जिस दिन जमा किया बैंक को बढ़ा दो। लेकिन सेम डेट पे अगर मैं चेक रिसीव करता हूं और उसको बैंक में जमा करता हूं, तो डायरेक्टली हम बैंक को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 20 में 16,000 जो है वो आपका एक तो कैपिटल के नाम पे पैसा आ रहा है, 2 कैपिटल, अंदर हम रीजन लिखते हैं कैसे बढ़ रहा है। तो बैंक में कितने रुपए आ गए? 16,000,
और कैश में एंट्री फिर कितना हुआ होगा 4000। सर इतना फास्ट हम एंट्री कब कर देंगे? या तो आप करना शुरू कर चुके होंगे या फिर थोड़ा सा मेरे और प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद तो आप अपने आप एंट्री करेंगे, मुझे करना भी नहीं। मैं पता कैसे सोचता हूँ यार, जो बढ़ गया बढ़ाओ, रीजन को यहाँ लिखो, कैपिटल आया इतना कैश इतना बैंक, मेरा ऐसे सोचना है। आप भी ऐसे ही सोचना शुरू कर दोगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ो ना, थोड़े से और खिलो ना। 4 तारीख को कहता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स लखनऊ 3000 का CGST SGST 6%, दे अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 200, अमाउंट वाज पेड बाय चेक। मेरे प्यारे बच्चे, मैं इसका वर्किंग करूंगा आपके लिए भी, और आप भी एग्जाम में एग्जामिनर के लिए इसका वर्किंग करेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर 1 आपका किस डेट की बात कर रहे हैं? 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को कहता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स लखनऊ 3000। तो ये 3000 जो आपका है, ये तो हमारा लिस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आगे हमें मिल रहा है। लिस्ट प्राइस कितना बता रहा है? 3000 का अमाउंट आपका। समझिए मेरी बात, यहाँ पे 3000 का आपका यहाँ पे। अब ये कहता है 4 का आपका कि जो 3000 का था, इसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 200। तो आप पहले क्या करो, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो। पढ़ा था आपने पिछली क्लास में, मैंने आपको समझाया था। कितना अमाउंट है जी? 200 का। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ परचेज है, कॉस्ट मेरे बच्चे ऑफ परचेज, जो हम लोगों ने सब्सिडरी बुक में पहले हम कॉस्ट कॉलम में लिखा करते थे, वो कितना हो जाएगा? 2800। और फिर जो आपका CGST चार्ज होगा, यानी कि इनपुट CGST और इनपुट SGST, वो 6% के हिसाब से। जरा बताओ 6% कितने पे चार्ज किया जाएगा? तो सर 2800 पे। ये 2800 का 6% बताओ कितना आ गया? 2800 का आपका 6% बच्चे 168, और ये भी कितना? 168। तो अमाउंट कितना हो गया? 168 इंटू 2 यानी कि इतना, प्लस आपका 2800, और बच्चे आ गया 3136 का अमाउंट। आओ ना हम इसकी एंट्री कर लें। हमने ये जो परचेज किया है आज, उसका पेमेंट चेक से किया है 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल को विल पास एंट्री, विल राइट बाय परचेज किया ना, बाय परचेजेज। हमने जो पेमेंट किया है मेरे बच्चे, एक तो परचेज का, और एक पेमेंट किया हमने क्या जी? इनपुट CGST अकाउंट, और एक आपका बाय इनपुट SGST अकाउंट आपका। बताओ जरा हमने कितना पेमेंट किया है? चेक से पेमेंट है ना, एक बार दोबारा देख लो, मैं भूल गया। सर हाँ, चेक से पेमेंट किया गया है। तो मेरे बच्चे परचेज के नाम से जो चेक से पेमेंट हुआ है, इट्स 2800। मतलब जो गुड्स परचेज किया वो तो 28 का ही है, और ये तो इनपुट है जी, जो हम आगे एडजस्ट करा लेंगे। 168 का अमाउंट। समझ लो ना मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूं? समझ लो ना मेरी बातें। सर हाँ, ये आपने पिछली क्लास में कराया था सब्सिडी बुक में। अरे 4 तारीख को फिर से कुछ हुआ है, गुड्स परचेज किया कैश पे 4000 का, और इतना प्लस मतलब ये प्लस आपका चार्ज होगा CGST SGST, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फटाफट एंट्री करता हूँ, वर्किंग ज्यादा क्यों दिखाओ फालतू में। 4 अप्रैल को सर एग्जाम में हम क्या करेंगे, आपको इसमें वर्किंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम अपने मास्टर जी से पूछ लेना, वो बोलेंगे तो दिखाना, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि साफ सुथरा क्वेश्चन है। आपने गुड्स परचेज किया बाय परचेज, ये परचेज किया कैश पे 4000 का, तो कैश में एंट्री हो गया 4000 का आपका। और आपने इस पे CGST SGST भी चार्ज किया है, तो बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST। आगे मैं अकाउंट लगाऊं चाहे ना लगाऊं, आप जरूर लगाना। तो जरा बताओ कितना जी? 6% है, ये 240 हो जाएगा। 6%, ये भी 240 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, 5 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। 6 को हमने रिसीव चेक किया, आपका चेक रिसीव किया राकेश से 2450, चेक रिसीव किया है। तो मेरे बच्चे आज यानी कि 6 अप्रैल को हमने क्या एंट्री किया होगा जी? 6 अप्रैल को जो एंट्री किया होगा मेरे बच्चे, अप्रैल 6 को वो हमने एंट्री किया होगा, चेक रिसीव किया ना, तो चेक इन हैंड,
चेक इन हैंड अकाउंट को हमने डेबिट किया होगा और डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हमारा है डेबिट किया होगा। एंड 2 ये चेक किससे रिसीव किया हमने? राकेश से। कितने का चेक है? 2450। डिस्काउंट कितना दिया? 50। ये कितना हो गया? 2500। और कहता है कि ये चेक आपने जमा कब किया है? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को हमने चेक जमा किया तो मेरे बच्चे ये चेक इन हैंड 10 को बैंक में जमा हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2450। एंड 2 आपने क्या बोल दिया? चेक इन हैंड। चेक जो था हैंड में वो कम हो गया और बैंक को हमने बढ़ा दिया 2450। एंट्री करना है तो क्या दिक्कत है? आप देखो यहां तो एंट्री कैश बैंक में होगा नहीं, सिर्फ डिस्काउंट कॉलम में होगा। तो अप्रैल 6 को 6 अप्रैल को जब आप डिस्काउंट अलाउड कॉलम में आएंगे तो नाम किसका लिखेंगे? टू राकेश। हमने डिस्काउंट किसको दिया है जी? राकेश को। कितने का डिस्काउंट दिया है? 50। जिसका अकाउंट बना रहे हो उसी के आगे का अमाउंट, हम जिसका अकाउंट बनाते हैं हम उसी के आगे का अमाउंट लिखते हैं, है ना? नाम आएगा अपोजिट वाले का। ठीक है मेरे बच्चे, बैंक में जो एंट्री होगा ना वो तो 10 अप्रैल को होगा। 10 अप्रैल को क्या बोला आपने? बैंक टू चेक इन हैंड, तो बैंक में टू चेक इन हैंड। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? सर हाँ सर। चेक इन हैंड अकाउंट कितना जी? 2450 बैंक में, यहां चला गया। मतलब बस समझना है, चीजें जो है ना बहुत प्यारी हैं। अकाउंटेंसी बहुत प्यारा है, आप बहुत प्यारे हो, और प्यारे प्यारे लोग जो होते हैं ना हमेशा अपने से दोस्ती करते हैं। तो आप अकाउंटेंसी से दोस्ती करो ना, अकाउंटेंसी से दोस्ती करो ना, आपको अच्छा लगेगा। 11th को पढ़ो जरा। 11th को क्या हुआ? 11 अप्रैल को सेटल अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर। कोई तेज प्रिंटर था जिसको हमने पेमेंट किया है, सेटल मतलब पे करना, 750 बाय पेइंग कैश 680। मतलब अकाउंट सेटल हो गया, मतलब खत्म, अब उसका अकाउंट नहीं दिखेगा। पेमेंट तो हमें करना था 750 का, लेकिन पे कितना किया? 680। इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे? अप्रैल 11 को मेरे बच्चे हम लोगों ने तेज प्रिंटर जिसका पेमेंट कर दिया, तेज प्रिंटर जिसका पेमेंट कर दिया, उस लायबिलिटी को खत्म कर दो पूरे 750 से। लेकिन हमने जो पे किया वो कैश में, टू कैश अकाउंट, कैश कितना दिया? 680। तो बाकी मेरे बच्चे डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने कितना रिसीव किया जी? 70 रुपीज आपका। यही तो हुआ, यही हुआ ना? बोलो ना हाँ। अरे इतना पेमेंट के बदले में इतना पेमेंट मिला तो बाकी डिस्काउंट हमने रिसीव कर लिया। माफ कीजिए, इतना पेमेंट करना था, इतना पेमेंट किया तो बाकी डिस्काउंट मिल गया। सेटल्ड हो गया अकाउंट, लिख रहा है सेटल्ड, पे कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। अप्रैल 11 आप बोलेंगे बाय तेज प्रिंटर पेमेंट हो रहा है कितना जी? तो कैश आपने दिया है 680 और आपने डिस्काउंट रिसीव कर लिया 70 का। ठीक है ना? आगे बढ़ना। ये एंट्री हमारा कौन सा था? 11 तारीख को। अरे 12 तारीख को 12th अप्रैल को वी हैव रिसीव कैश फ्रॉम मोहन 4750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। मतलब the amount which you have to receive from Mohan, that was 5000, but actually the cash which you have received, that is 4750, and this is in full settlement, यानी कि बाकी का डिस्काउंट हमने दे दिया। तो मेरे बच्चे एंट्री आपका हो गया कैश अकाउंट डेबिटेड अप्रैल 12 का। मैं दिखा दे रहा हूं, एंट्री पूछ नहीं रहा है लेकिन आपको अच्छा लगेगा। कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड। सर एंट्री हम भी लिख लें? लिखो ना, रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। एंड 2 क्या नाम उसका? मोहन। तो जरा बताओ मोहन की जो लायबिलिटी है वो कितने से खत्म हो गई? 5000 से। हमें कैश कितना मिला? 4750। तो डिस्काउंट कितना? 250। कैश डिस्काउंट टू मोहन आपका अप्रैल 12, यानी कि आप यहाँ पे 12th अप्रैल को मेरे बच्चे कैश डिस्काउंट टू मोहन, तो आपने यहाँ पे लिखना टू मोहन अकाउंट। बताओ कैश कितना मिला? कैश आ गया 4750, कैश कॉलम में 4750, और डिस्काउंट कितना अलाउ हो गया? 250 का अमाउंट। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? यस सर। 16th अप्रैल कहता है 16th अप्रैल को मेरे बच्चे
वो कहता है कि अमाउंट ऑफ 1000 ड्यू फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स विच वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर। कोई था बदमाश गुप्ता ब्रदर्स, पिछले कई वर्षों से उसको हमने कर्ज देकर रखा हुआ था और हमने कहा था कि पैसे वापस करो वापस करो वापस, वो नहीं वापस कर रहा था। हमने बहुत उससे मारपीट किया, उसके सर फोड़ा, उस पे केस कर दिया, और जब बिल्कुल सारे मतलब जो चांस थे पैसा मिलने के बंद हो गए तो हमने उसका अकाउंट बैड डेट्स लिख के क्लोज कर दिया। बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया। और ये लिखना कब हुआ था? पिछले वर्ष। पिछले वर्ष मेरे बच्चे, जो पैसा एक बार आपने बैड डेट्स लिख के क्लोज कर दिया, वो डूब गया पैसा, वो पैसा कहता है कि अब वो आदमी आके आपको पैसा देके चला गया, नाउ रिसीव्ड। तो याद रखना, इस आदमी के अकाउंट्स को हमने क्लोज कर दिया था, अब वो आया और हमें 1000 देके चला गया, तो हम लोग इसका एंट्री करते हैं 16 अप्रैल का। अप्रैल 16 को जो एंट्री होगा वो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सर ये कहाँ लिखा है कि पैसा कैश में मिला है? मेरे बच्चे ना बताए ना तो आप मानना कि कैश में मिला हुआ है ना, कैश अकाउंट डेबिटेड। एंड 2 हम नाम नहीं लिखते, हम उसे इनकम मानते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। सर इनकम क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारा अकाउंट्स कहता है मेरे बच्चे, जो एक बार डूब गया था, जिसको आपने अपना लॉस मान लिया था, एक्सपेंस मान लिया था, अगर उसकी रिकवरी होगी तो आप उसको इनकम ट्रीट करें, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट कितना जी? 1000। तो हम लोग क्या करेंगे? विल मेक एंट्री इन द कैश अकाउंट, कैश कॉलम 16 अप्रैल को, अप्रैल 16। और आप कैश में क्या बोलेंगे? तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है ना। कितना अमाउंट निकल के आ गया? 1000। तो पुट द एंट्री इन द कैश कॉलम ओनली। हाँ, 17 अप्रैल को मैं समझा रहा हूं इसलिए एंट्री भी दिखा रहा हूं। 17 अप्रैल को आइए और वो कहता है मेरे बच्चे, अप्रैल 17 को वो कहता है कि रिसीव फ्रॉम मुरली। ना ना ना, मुरली थोड़े, मनोहर से रिसीव किया, मतलब कैश जो हमारे पास आया है वो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मनोहर अकाउंट। अरे हम तो मनोहर को जानते हैं, हमने तो मनोहर का अकाउंट खोला है, तो कोई भी उसके बदले में आके पेमेंट करे, मैं तो मनोहर के ही तो नाम को हटाऊंगा, है ना। कैश टू मनोहर, कैश टू मनोहर। तो कैश में 17 अप्रैल को टू मनोहर, अभी तो बताया था वो पापा मम्मी वाली कहानी। तो कैश टू मनोहर अकाउंट, कितना कैश आ गया? 200 का अमाउंट। फिर कहता है 19 अप्रैल को, चेक कीजिए, रिसीव द चेक फ्रॉम फॉर ₹800 फ्रॉम मुकेश विच वाज इंडोर्स टू नितिन। ये क्या सर? मैं आपको बताऊं, 19 अप्रैल की बात ध्यान से, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। 19 अप्रैल की एंट्री में आपको बताना चाहता हूं, मुझे अच्छा लग रहा है इस पॉइंट को पढ़ने में, जरा सुन लो ध्यान से ये क्या बता रहा है। 19 अप्रैल, तो ये अप्रैल और आपका 19 कहता है कि हमने चेक रिसीव किया मुकेश से। तो मेरे बच्चे 19 को पहली एंट्री, चेक आया ना, तो चेक इन हैंड, क्योंकि आज बैंक में थोड़ा ही जमा हुआ है। चेक इन हैंड टू रिसीव चेक फ्रॉम मुकेश ना, मुकेश, मुकेश के अकाउंट को हमने कम कर दिया और चेक हमने रिसीव कर लिया। कितने के चेक है? 800, 88 आपका, है ना। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड है, ये डेबिट में इतना आया। और कहता है इस चेक को हमने इंडोर्स कर दिया नितिन को। मेरे बच्चे, इंडोर्स करने का मतलब होता है, ऐसे मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में ज्यादा समझाया है, थोड़ा सा सुन लो। इंडोर्स का मतलब कि नितिन को हमने ये चेक दे दिया। सर क्यों दे दिया? नितिन से हमने पहले कोई कर्ज लिया होगा, वो नितिन हमसे पैसा मांगने आया होगा और हमने क्या किया होगा? इसी चेक को उसको दे दिया होगा। सर क्या किसी से लिया हुआ चेक हम किसी और को दे सकते हैं? दे सकते हैं मेरे बच्चे, दे सकते हैं, बशर्ते कि वो बियरर चेक हो। दो तरीके का चेक होता है, पहले भी मैंने बताया, दोबारा बताता हूं। एक बियरर चेक, एक क्रॉस चेक होता है। क्रॉस चेक का मतलब होता है कि जो चेक होगा ना, जो चेक होगा उसमें $, ऐसे क्रॉस कर देंगे या उसका नाम लिख देंगे जिसके नाम से आपने चेक दिया है यहां पे। तो फिर वही आदमी, जब हमने क्रॉस कर दिया या लिख दिया अकाउंट पे ही, इसका मतलब वही आदमी इस चेक से पैसा निकाल सकता है जिसका नाम लिखा हुआ है। लेकिन जो बियरर चेक होते हैं वो हमने मुकेश से लिया, चेक मेरे पास आया,
मैं किसी और को भी दे सकता हूं पेमेंट के बदले में। जो भी आदमी उस बियरर चेक को लेकर बैंक में जाएगा, बैंक उसको पैसा पे कर देगा, वो पूछेगा भी नहीं कि आप चेक कहां से लाए हो। उस चेक में यहाँ पे ये साइन लाइन नहीं खींचा होता, सिंपल चेक में नाम लिखा होता है, वो किसी का भी नाम हो, टेंशन नहीं करने का। सुना मेरी बात? तो यहाँ पे आपको जब चेक हमने किसी को दे दिया, यानी कि वो बियरर चेक रहा होगा, तो हमें क्या करना है, बस कोई बात नहीं, हमने नितिन को दिया ना, तो नितिन की लायबिलिटी हमारे ऊपर से खत्म हो जाएगी। पहले से हमने कर्ज लेकर रखा होगा 800 रुपए का, वो खत्म हो जाएगी और ये चेक इन हैंड हमारे पास से चला जाएगा। चेक इन हैंड 800। इस दोनों एंट्री में कहीं भी बैंक और बैंक कैश या डिस्काउंट का नाम नहीं आया, इसलिए इसकी कोई भी एंट्री यहां पे पास नहीं की जाएगी। सुन लो मेरी बात, कोई भी कैश बैंक डिस्काउंट का नाम नहीं आया, इसलिए कोई भी एंट्री यहां पे पास नहीं की जाएगी। एक बात और बता दूं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था, बड़े बच्चे जो होते हैं, अगर आपने चेक इन हैंड को कैश के रूप में ट्रीट किया होगा, तो मेरे बच्चे कैश टू मुकेश और यहाँ पे नितिन टू कैश, मतलब वो कैश चेक को हमने कैश माना तो कैश आया और कैश चला गया, फिर वो कैश कॉलम में दोनों तरफ एंट्री यहाँ पे हो जाएगा। अल्टीमेट इंपैक्ट सेम रहेगा, अल्टीमेट इंपैक्ट सेम रहेगा, लेकिन हम बड़े बच्चे हो रहे हैं, हम अच्छे बच्चे हो रहे हैं, तो हम अच्छी अकाउंटिंग सीखे, चेक इन हैंड के थ्रू एंट्री करें। बात समझ में आ गई? तो आपका चेक इन हैंड टू मुकेश, इसका तो कोई एंट्री नहीं बनना, और नितिन तो चेक इन हैंड, उसकी भी कोई एंट्री नहीं बनना, छोड़ दो। फिर आप 19 को एग्जाम में बता देना, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, नोट लिख देना। गला दर्द करने लगता आपको पढ़ाने में। 20 अप्रैल सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 700 प्लस जब बोलेगा ये प्लस अभी जीएसटी हमें और चार्ज करना है, तो आपका और पेमेंट हमने कैश में रिसीव किया, तो आओ ना, हमने फर्नीचर बेचा है, पैसे आए हैं ना 20 अप्रैल को, कैश अकाउंट है, पैसा आया यानी कि डेबिट में। क्या बेचा? फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। लेकिन जब फर्नीचर बेचा तो हमने और क्या चार्ज किया? जीएसटी। तो आपने क्या बोलना? आउटपुट हमने चार्ज किया है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, एंड यहाँ पे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। बताओ, जो फर्नीचर हमने सेल किया वो कितने का? 700 का। तो मेरे बच्चे 700 रुपए आप फर्नीचर में लेकर आइए, कैश में हमारे पास आया, और हमने जीएसटी भी तो कलेक्ट किया 6%, तो कितना आ जाएगा? 42 रुपीज एंड 42 रुपीज, ठीक है ना। हमने बैंक से विड्रॉ किया 3000 25 अप्रैल को, तो 25 अप्रैल को मेरे बच्चे बैंक से विड्रॉ किया, मतलब ड्रॉइंग्स है, बाय ड्रॉइंग्स। एक मिनट रुको, ड्रॉइंग्स कैसे? ये क्या बता रहा आपका? विड्रॉन फ्रॉम बैंक। मेरे बच्चे माफ कीजिए, ये बैंक से विड्रॉ किया, कहीं नहीं लिखा कि पर्सनल पर्पस के लिए, बैंक से विड्रॉ किया, यानी कि 25 अप्रैल को बैंक से पैसा निकाला, मतलब कैश बढ़ गया और बैंक हमारा कम हो गया। विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस नहीं है। बिजनेस होता तब तो ड्रॉइंग्स मानता, ये तो बैंक से निकाला, तो बैंक से निकाला कैश में। सर क्यों? कुछ खर्चे करने हुए कैश में, क्या जाता है? कितना जी? 3000 का अमाउंट आपका। तो मेरे बच्चे 3000 एंड 3000, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश में क्या बोलेंगे? टू बैंक। 25 अप्रैल को कैश बढ़ रहा है, तो कैश में क्या आ गया? टू बैंक, डेबिट में, और ब्रैकेट में हमने यहाँ पे सी लिख दिया, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश में कितना? कैश में एंट्री कितना आ गया? 3000 से। और उसी टाइम पे 25 को बैंक में क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? बाई कैश, बाई कैश अकाउंट, सी कॉन्ट्रा एंट्री, कितना? 3000। तो बैंक से हमारा कितना निकल के आ गया? 3000 का अमाउंट। क्लियर? क्लियर सर? हाँ सर। और आगे बढ़े सर? हाँ सर। सुनो ना, आगे क्या बता रहा है? 25 को अब यहाँ पे ड्रिव फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये ड्रॉइंग्स है। समझो मेरी बात ना, इनकम टैक्स में भैया जो पे होता है ना, वो इनकम टैक्स का पेमेंट करना वो प्रोप्राइटर पे चार्ज करते हैं, कम फर्म के मालिक पे, ये भी ड्रॉइंग्स है। सर क्यों? आगे पढ़ाऊंगा, फाइनल अकाउंट में ज्यादा समझाऊंगा, इतना समझ लो कि इनकम टैक्स का पेमेंट करना भी ड्रॉइंग स्ट्रीट होगा, क्योंकि इनकम टैक्स जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में, जहां पे एक ओनर होता है, उसमें फर्म पे इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता, उसके मालिक पे चार्ज होता है, ड्रॉइंग्स माना जाएगा। 15 सर डिटेल में बताओ ना, अभी नहीं बता सकता, फाइनल अकाउंट में समझाऊंगा। 1500 रुपए 1500 आपने 25 तारीख को भी ड्रॉ किया, बाय ड्रॉइंग्स ये एंट्री आएगा, क्योंकि पैसा सीधे बिजनेस से बाहर चला गया,
और बैंक से पैसा निकला है 1500। सर डिटेल दिखाना पड़ेगा, लिख दो ब्रैकेट में 1000 + 500। सर दोनों को अलग अलग एंट्री दिखाया तो दिखा देना, इकट्ठा कर दे तो दिखा देना, आपकी मर्जी, एक डेट पे हुआ और एक ही चीज से एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिखा दो, सबसे बेस्ट है। सुरेंद्र जिसने कर्ज लिया था 4000 का, बैंकरप्ट हो गया, 60 पैसे निरूपी मिला आपको, उसने पे किया। पेमेंट कैश में है, चेक में ना बताया तो कैश में मानेंगे आपका। तो 400 का बैंकरप्ट होने का मतलब कि वो मतलब पागल नहीं, मतलब दिवालिया हो गया मेरे बच्चे, उसकी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई, बर्बाद हो गया, भिखारी बन गया, इसका एक मतलब। तो 400 वो आपका डूब गया, उसका बैंकरप्ट हो गया, उस आदमी मतलब वो आदमी डूब गया, डूब मतलब पानी में नहीं, उसकी स्थिति खराब हो गई, और हम लोगों ने उससे क्या किया, सिर्फ 60 पैसे रुपए रिसीव किया। इसका मतलब होता है 28 अप्रैल को मैंने पहले भी आपको बताया हुआ जर्नल एंट्री में कि हम लोगों ने क्या किया जी, जितना पैसा मिला कैश अकाउंट डेबिटेड, जो डूब गया अब नहीं मिलेगा उसको हम बैड लिख देंगे, और सदा सदा के लिए इस बदमाश का नाम सुरेंद्र जो है उसको हटा देंगे, क्योंकि इसने हमारा सब कुछ डुबा दिया। सुरेंद्र जरा बताओ कितने का था, 400 का, हमें मिला कितना, 60%। तो 400 का 60% यानी कि 240, डूबा कितना, 160। कैश बैलेंस टू सुरेंद्र 28 अप्रैल। 28 तारीख को कैश अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, नीचे वाले का नाम, टू सुरेंद्र अकाउंट, और आपका कितना, 240। तो कैश में टू सुरेंद्र, कैश में एंट्री आ रहा है 240। बैलेंस का कोई अकाउंट इसमें है नहीं, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, सीधे बैलेंस अकाउंट में जाएगा, सीधे बैलेंस अकाउंट में, यहां नहीं जाएगा। फिर 28 अप्रैल को ही मेरे बच्चे कहता है कि रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू राम 3000 एंड डिपोजिट आउट ऑफ इट 2500 इनटू बैंक। कहता है कि लोन जो है 3000 का जो था उसका हमने पहले पैसा रिसीव किया, मतलब हमने राम को कोई लोन दिया था और उससे हमने 3000 रिसीव किया। तो जब रिसीव किया 28 अप्रैल को, तो मेरे बच्चे मैं एंट्री आपको दिखा दूं यहाँ पे, 28 अप्रैल को हमने जब रिसीव किया, कितना रिसीव किया, 3000, तो क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश आया होगा ना। एंड टू, क्या नाम था उसका, लोन टू राम, लोन दिया था ना हमने राम को, तो टू लोन टू राम, लोन टू राम जो हमने दिया था मेरे बच्चे, लिया नहीं था, हमने एडवांस दिया था, तो हमारा एसेट्स था, अब वो कम हो गया क्योंकि पैसे मिल गए, और आज इसमें से 25 हमने बैंक में जमा कर दिया। तो अगली एंट्री बैंक बढ़ जाएंगी 25, और कैश हमारे पास से चला जाएगा 2500। एंट्री कीजिए, एंट्री कीजिए। तो 28 अप्रैल को ही एक तो पहले हमें पैसा मिला है, कितना जी, कहां गया, ऊपर में, लोन टू राम 3000, कैश में हमने बोला टू लोन टू राम अकाउंट, कैश में कितना अमाउंट हो गया, 3000। कैश में, कैश टू आपने बोला कहां चलेगा, ऊपर में, कैश में बोला टू लोन टू राम 3000, ठीक है। फिर 25 बैंक में जमा किया, बैंक बढ़ रहा है मेरे बच्चे, तो बैंक में क्या बोलेंगे, 28 को उसी दिन पे आपका बैंक में टू कैश अकाउंट, एंड दिस इज सी कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक कितना बढ़ गया, 2500। बैंक में टू कैश, तो कैश में क्या बोलेंगे, 28 अप्रैल को बैंक में टू कैश, तो कैश में बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट सी 2500। ये हमारा कैश कम हो गया, तो कैश आपका इस साइड में 25 है ना, कैश कम हो गया, बैंक हमारा बढ़ गया। 28 तारीख की एंट्री भी हो गया। सर कितना बड़ा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है, होने दो। 30 तारीख को बैंक ने इंटरेस्ट हमारे अकाउंट से डेबिट कर लिया, मतलब इंटरेस्ट डेबिट करने का मतलब क्या, एंट्री हो गया जी हमारे अकाउंट में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा निकल गया, हमारा तो एक्सपेंस है, ओवरड्राफ्ट था ना, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया होगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बीआरएस में ज्यादा क्लियर होगा। बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया यानी कि हमारे अकाउंट से माइनस किया, मतलब इंटरेस्ट चार्ज किया,
बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, यानी कि हमारे अकाउंट में पैसा दिया, बीआरएस से समझ में आएगा, बस इतना थोड़ा रट लो। रटना क्या, समझा तो दिया बदमाश। अरे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, तो इंटरेस्ट डेबिट करो तो हमारा एक्सपेंस बन गया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड तो क्रेडिट आएगा तो हमारा इनकम बन जाएगा 375। तो बैंक से 375 निकल गया। और कहता है 30 तारीख को अगला अच्छा एंट्री है कि बैंक में सारा पैसा जमा कर दिया गया 2000 ऑफिस में छोड़कर। तो मेरे बच्चे इसका मतलब है, एक बात चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल कैश है कितना, क्योंकि जितना भी कैश हमारे पास आएगा उसमें से 2000 एंड में बैलेंस छोड़ के हम लोगों ने बाकी पैसा बैंक में जमा कर दिया होगा। एक बार चेक करते हैं कितना निकल के आ रहा है। 1200 पहले से था, फिर आपका 4000 का अमाउंट आया, 4750 आया, ये 1200 का अमाउंट आया, फिर आपका 742 प्लस 42, ये दोनों हो गया 3240, कैलकुलेशन चेक करते रहना, और 3000। तो टोटल जो अमाउंट आया था यहाँ पे आपका वो था 18,174 का, 18,174। बच्चे इस 18,174 में इतने सारे पेमेंट हो गए, जरा चेक करो कितना। एक तो 4000 चला गया, 240 का अमाउंट चला गया, 240 का अमाउंट चला गया, 680 का अमाउंट चला गया, एंड 2500 का अमाउंट चला गया। तो मेरे पास अभी 10,514 रुपीज का अमाउंट है। आपको दिख रहा होगा मेरे कैलकुलेटर में, नहीं तो फिर अपना देख लो। 10,514 रुपीज का अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है। कहता कि 2000 छोड़कर बाकी पैसा बैंक में जमा कर दिया। इसका मतलब मेरे बच्चे कि यहाँ पे 30 अप्रैल को मेरे पास कैश में जो बाई बैलेंस सीडी रहना चाहिए वो 2000 का अमाउंट। तो मैं काम करता हूं, इसमें से 2000 और छोड़ दिया, यानी कि 8514। ये 8514, ये जो 8514 है, ये कैश हमने बैंक में जमा कर दिया, यानी कि 30 अप्रैल को आपने यहां बोलना होगा बाई बैंक अकाउंट। और हाँ, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश हमारा कम हो गया, बैंक हमारा बढ़ जाएगा। समझ लो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं। हाँ, 30 अप्रैल को बैंक में क्या बोलेंगे जी, टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक बढ़ा दो, सॉरी दिस इज बैंक, कितना 8514 का अमाउंट। तो जरा मुझे बताओ, इससे हमारे पास अब सिचुएशन क्या है। बैंक कितना हो गया, 8514 प्लस 2500 प्लस 2450 प्लस 16,000। ये अमाउंट आ रहा है मेरे बच्चे इस साइड में 29, ठीक है, ये बड़ा दिख रहा है मुझे, 29464। हमेशा बैंक में देख लेना अलग से कौन सा बड़ा है, उसके बाद ही लिखना। मैंने देख लिया कि ये बड़ा दिखेगा 29464। इसमें से माइनस कीजिए, एक 15,000 का बैलेंस था ओवरड्राफ्ट वाला जो खत्म हो गया, 2800, फिर आपका 168 माइनस 168, फिर आपने यहाँ पे माइनस किया 4500 दो, और माइनस किया आपने 375। तो ये अमाउंट आ गया आपका यहाँ पे 6453 का अमाउंट। जल्दी से आप कॉपी करो, उसके आगे फिर बताता हूं मैं, अभी जल्दी से कॉपी कीजिए। ओहो, आप जल्दी से कॉपी करो, मुझे एक चीज अभी बताना है, आप पहले कॉपी कर लो। सर हो गया सर, अभी नहीं, पहले कॉपी कर लो आप। मुझे कुछ एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं आपके लिए, वो मैं ढूंढ लूं, मुझे मिल जाए, फिर मजा आएगा। हो गया आपके पास, हो गया बच्चों। सर हाँ, फिर बच्चे अब ये काम हमारा खत्म हो चुका है। हमने यहाँ पे दोनों कॉलम बना लिए। अब हमें क्या करना है, एक बार डिस्काउंट को अब हमें यहाँ पे अब बैलेंस करना है। स्टार्ट कीजिए, मैंने आपको बैलेंस करने का तरीका बताया हुआ है। चलो हो गया आपका यहाँ पे। सर हाँ,
तो जरा देखो, अब हमारे पास जो डिस्काउंट रिसिव्ड है वो कितना बन रहा है आपका यहाँ पे, डिस्काउंट रिसिव्ड टोटल, इसका टोटलिंग कर दो, ये 70 रुपीज का अमाउंट, और डिस्काउंट अलाउड हमारा कितना बन गया जी टोटल आपका 300 का अमाउंट। तो ये अलाउड हो गया, वो रिसिव्ड हो गया, जो प्रॉफिट लॉस पे चला जाएगा, ये काम पूरा हो गया। तो यही तो काम करना है। जरा बताओ क्या दम है इसके अंदर में, क्या दम है, मुझे बताओ क्या दम है, आप ईमानदारी से बताओ क्या दम है। ठीक है सर, और मेरे बच्चे कुछ बचा नहीं, एक बार 27 क्वेश्चन जरा मेरे साथ पढ़ लो, 27 क्वेश्चन, और देखो जरा ये क्वेश्चन आपसे बने, 26 तो बन जाएगा क्योंकि ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया हुआ आपको एसबीआई और ये वाला। 27 जरा चेक करो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने इसका आंसर नहीं दिया है शायद बुक में, फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देख लो, नहीं तो फिर कई बाद में ना बोलना कि सर समझाया नहीं। 27 में कैश ओवरड्राफ्ट है, ये भी ठीक है, वेजेज पेड ठीक है, कोई जीएसटी नहीं इसमें, कैश सेल्स प्लस कहता है, तो कैश सेल्स आपका जो अमाउंट है प्लस जीएसटी आप ऐड करेंगे तो टोटल निकल के आएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल कैलकाटा फ्रॉम 4 रुपीज इतना प्लस है, यानी कि ये प्लस आपका जीएसटी बनेगा। ये यहाँ पे ध्यान देना है, अच्छा लाइन लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल कलकत्ता 12250 का हमने परचेज किया है, और कहता है कि प्लस 12% जीएसटी है, तो इसका जीएसटी 12% कितना हो जाएगा, 12250 का 12%, ये आ गया 1470, टोटल कितना हो गया 12250 प्लस ये हो गया 13720 का अमाउंट। वो कह रहा आगे में पढ़ना, वो कहता आगे में कि पेड बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑन 8 अप्रैल 13,500। पर बच्चे हमने जो परचेज किया था वो तो इतने का परचेज हुआ था, यानी कि आप क्या करोगे, जब परचेज वाली एंट्री दिखाओगे तो एंट्री क्या हो गया जी आपका यहाँ पे क्रेडिट पे है, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम था उसका, राहुल। ये तो एंट्री कैश बुक में आएगी नहीं। राहुल से हमें टोटल कितना लेना है 13720, लेकिन मेरे बच्चे जब हमने पैसे लिए हैं 8 अप्रैल को, 8 अगला दिन 8 अप्रैल को, तो वो चेक से पेमेंट कर रहा है और 13500। तो एक बार जरा चेक करो कि क्या ये चेक जो है कहीं आगे जमा हो रहा है क्या, या इसी दिन जमा हो गया। पढ़ो जरा चेक के बारे में, ये जो आपका 13,500 रुपए का जो चेक हमें मिला है, कहीं बता रहा आगे की बाद में जमा किया गया। एक बार चेक कीजिए क्वेश्चन को, एक बार चेक करो यहाँ पे, इस चेक को कहीं जमा करने की बात कर रहा है सर, कहीं नहीं बोल रहा है, कहीं नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, ये 7 तारीख को चेक रिसीव किया था, सॉरी 8 तारीख को, और ना बताए कि चेक आगे कब जमा हुआ, तो हम मानेंगे उसी दिन जमा हो गया, उसी दिन जमा हो गया। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमने राहुल से पेमेंट रिसीव किया है वो डायरेक्टली बैंक में दिखाएंगे, उसी दिन जमा हो गया, कितना 13500। तो राहुल को हमें, माफ कीजिए, पेमेंट किया हमने, राहुल को हमें पेमेंट कितना करना था, परचेज किया था ना, हाँ, तो राहुल को हमें 13720 का पेमेंट करना था, लेकिन हमने बैंक से पेमेंट कितना किया है 135, माफ कीजिए ये तो सिंपल है, हम मतलब सेल वाला एंट्री है, तो हमने पेमेंट किया और हमें बाकी मिल गया डिस्काउंट रिसिप्ट, कितना जी यहाँ पे 220 का अमाउंट। तो बैंक में इतने से एंट्री चला जाएगा 13,500 रुपए बाय आपका राहुल, ठीक है ना। फिर कहता है 9 को परचेज फर्नीचर फॉर कैश प्लस जीएसटी, मतलब फर्नीचर जो है वो आपका 10,000 का है, प्लस जीएसटी आप ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट निकल के आएगा। कैश पेड टू रोहित डिस्काउंट रिसिप्ट, रोहित कौन है, रोहित मतलब नहीं नाम से, कहता है कैश पे टू रोहित आपका 5000, देखो बाद में, और डिस्काउंट रिसीव आपका 100। तो मेरे बच्चे यानी कि रोहित को हमें 5100 का पेमेंट करना था, जिसमें हमने क्या किया जी, यहाँ पे 5000 पे किया है और 100 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया है। तो इसका एंट्री हो जाएगा कि आपने पे किया ना, रोहित अकाउंट डेबिटेड, टोटल 5100 खत्म हो गया, टू बैंक, बैंक से कितना चला गया 5000, और डिस्काउंट कितना हो गया 100 आपका। बैंक में एंट्री कितने से जाएगा 5000 से, ठीक है ना। 2 कॉलम पूछ रहा है, कैश डिस्काउंट अकाउंट तो बनाना नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम लोग, कहाँ चले गए, हाँ जी। इसके बाद कहता है आपका चेक इशू टू राहुल वाज डिसऑनर्ड, राहुल को चेक कौन सा इशू किया गया था, वो आपका मेरे बच्चे 10 तारीख वाला,
नहीं 10 तारीख को तो हमने रोहित को पे किया था। चेक इशू टू राहुल, राहुल कहाँ गया? राहुल वो आपका 7 तारीख मेरे बच्चे, 7 को जो हमने चेक इशू किया था राहुल को डिसऑर्ड हो गया। सर क्यों? कुछ भी रीजन हो सकता है। तो चेक हमने दिया था ना, चेक हमने दिया था मेरे बच्चे। अगर वो डिसऑर्ड होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा, छोड़ दो, आपसे कंफ्यूजन होगा, मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा। आज समय खत्म हो चुका है मेरे बच्चे। तो एक तो 27 क्वेश्चन रह गया। इसके बाद अभी मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा, और इसकी जो थोड़ी मोड़ी थ्योरी बच गया वो, इन सारी बातों का डिस्कशन मैं अगली क्लास में आपके साथ करूंगा, अगली क्लास में। आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूं, नेक्स्ट टाइम मिलूंगा इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए इसी क्वेश्चन के साथ। आप इसको ट्राई मत करना, मैं खुद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप सबको मेरे बच्चे बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों। और किसी से झगड़ा मत करना बाहर में, कोई पीटे तो पिटाई खा के थप्पड़ आ जाना, लेकिन मारपीट नहीं करना, बदमाश लोग होते हैं, ठीक है ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I'm Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, a student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।